और यहाँ पे आके खत्म हुई। तो कोई वो लंबी स्टोरीज नहीं है इसके अंदर, हर स्टोरी आपको 2 सफ़ों पर सिर्फ मिलेगी, यहाँ से शुरू हुई और यहाँ पे आके खत्म हुई। तो इसके अंदर ये इसका पैटर्न है, और जैसे कि ये देखेंगे आपके सामने एक स्टोरी वहाँ से शुरू हुई और यहाँ पे आके ये खत्म हुई। तो ये 2 सफ़ात पर मुश्तमिल एक स्टोरी है। अब हम एक एक्टिविटी ये करेंगे, इस किताब की थोड़े से तो मैंने आपको तारुफ करवा दिया, लेकिन इसकी डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ये करेंगे कि एक स्टोरी इसमें से चूज करेंगे और वो मैं आपको दूंगा पढ़ने के लिए। आप अपना अपना इसके अंदर मुताला करेंगे। पहला काम आप ये करेंगे कि स्टोरी आपको दी जाएगी, आप लोग आपस में बैठेंगे, कोई एक सबक आप लोग इसमें इसका मुताला करेंगे, फिर आप आपस में शेयर करेंगे कि इसमें क्या मसला डिस्कस हुआ था, ये स्टोरी के अंदर क्या था। और कोई एक बंदा, टाइम अगर बस कम है तो किसी एक बंदे की हम प्रेजेंटेशन ले लेंगे कि वो अपनी जगह पे बेशक बैठ के बताए कि मैंने ये स्टोरी पढ़ी थी, उसके अंदर ये घर का मसला डिस्कस हुआ था और उसका हल ये निकला था। ठीक है, तो सर ये वर्कशीट तस्लीम कर लें। तो इस एक्टिविटी के जरिए हम इस किताब की ज़रा डीप अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे इंशाल्लाह। ये किताब तो वैसे आपके पास आई भी है जी, अगर किताब हो जाए तो फिर मेरा ख्याल ज़्यादा अच्छा है। अगर किताब टीचर्स के लिए बुक 1 है 2 लानी है, बस कोई भी ले आए। अच्छा, वर्कशीट्स को चले दे दें, अगर किताबें इतनी हैं 10-15 मौजूद होंगी, बस ठीक है, किताबें आपको दे देते हैं। इनको चॉइस देते हैं, कोई भी चूज कर देंगे। चलिए वर्कशीट आप दे दें, आपको किताब दे देते हैं, ज़रा उससे ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। किताब निशान नहीं लगाना लेकिन किसी ने, हाँ निशान ना लगाएंगे, बच्चों की ज़ाहिर किताब होगी, तो आप लोगों ने इसको सिर्फ पढ़ना है। और उसके बाद हम हमारे पास इस दूसरे सेशन के लिए सिर्फ 20 मिनट है, तो हम इसके अंदर जल्दी जल्दी इसको कवर करेंगे। तो इसका जैसे मैं बता रहा था कि इसका मॉडल ये होता है कि रात को खाना खाने के बाद ईशा की नमाज पढ़ ली घर के तमाम लोगों ने, फिर वो इकट्ठे एक जगह पे बैठे। कितने मिनट की एक्टिविटी है? सिर्फ 15 मिनट की। तो वो बैठकर एक यानी शुरू करते हैं, एक स्टोरी से एक स्टोरी पढ़ ली और उसके बाद फिर डिस्कशन शुरू होगी। तो ये इसका मॉडल होता है, ये घरों के अंदर होती है। ये वन वाली है आपके पास? चले मैं अच्छा, आप अपना अपना मुताला करेंगे। ग्रुप वालों को मैं एक कहानी दे रहा हूँ। तो सर आपका जो पहला ग्रुप है, आपके पास कहानी होगी 10वीं कहानी आपके पास सबर का इम्तिहान। तो आप आपस में पहले मुताला करेंगे, फिर आपस में डिस्कस करेंगे कि यार ये इस कहानी के अंदर हमने ये पहले आप इंफरादी मुताला करेंगे। 10वीं नंबर की मैडम आपके पास जो है वो कहानी है 35वें नंबर कहानी आप चारों के पास। तो 35 नंबर पे जो कहानी है मीठी बात, वो आप मुताला करें। अच्छा, आपके पास जो है वो मिसाल हक के हमसायगी 43 नंबर स्टोरी आपके पास, और आपके ग्रुप के पास है 47 नंबर स्टोरी आपके पास। तो रैंडम में दे रहा हूँ, कोई भी स्टोरी आपको दी है तो आपने इंफरादी तौर पर पहले एक स्टोरी आपने मुताला इनको भी दे दें कोई एक स्टोरी, फिर आप लोगों ने ग्रुप डिस्कशन करनी है। उनको भी आप ये किताब दे देंगे? नहीं, स्टोरी देते हैं। स्टोरी, अच्छा स्टोरी आपके पास है, ठीक है। स्टोरी दें आपने 21 नंबर स्टोरी आप दोनों ने पढ़नी है। 21 इनको आप लोगों को दी है, 10 नंबर पढ़े। अच्छा, ये स्टोरी आप लोगों ने सिर्फ 5-6 मिनट में मुकम्मल करनी है। 2 पेज की स्टोरी है तो कोशिश करें कि 5-6 मिनट में मुकम्मल करें और 4 मिनट में आप आपस में डिस्कशन करें, और उसके बाद हम फिर किसी एक ग्रुप की जो है वो सुन लेंगे।
ये किसी ने कंप्लीट कर लिया? अच्छा, आपने कर लिया। अब कंप्लीट करने के बाद अगला काम आपका ये कि अपने ग्रुप में बैठ के उसको डिस्कस करें, ताकि एक आपकी स्टोरी आपस में, बल्कि सेम स्टोरी है तो आपने फिर उसको किसी एक बंदे ने उसकी समरी पेश कर दी, ठीक है, आपस में डिस्कस करें। आप लोगों में जिसने कंप्लीट कर लिया है वो अपने ग्रुप में बैठ के डिस्कशन शुरू कर देंगे। घर का क्या मसला था, उसका हल क्या निकला, ये बात आपने करनी है। मेरे ख्याल सबकी हो गई है। आपने डिस्कशन मुकम्मल कर लिया सर? अच्छा, आपकी हो गई है डिस्कशन? पहला ग्रुप जो है आपकी हो गई है डिस्कशन मुकम्मल हो गई है? आपकी भी हो गई है? ठीक है, आपकी भी तैयार है मैडम, आपकी भी होगी डिस्कशन? सही है। अच्छा जी, चलें शुरू करते हैं। किसी एक ग्रुप की अभी लेते हैं हम, जरा उनकी प्रेजेंटेशन ले लेते हैं ताकि वो अपनी जो उन्होंने स्टोरी पढ़ी है उसके बारे में बताएं। सर आपके ग्रुप से कोई आ जाए, आप आ जाए, जो भी आना चाहते हैं। हाँ मर्जी आपकी, यहाँ आके सुनाना चाहते हैं ये भी आपकी मर्जी है, वहाँ बैठ के सुनाना चाहते हैं वो भी आपकी। हाँ ले आए, बस आपने वो स्टोरी का थोड़ा थीम समझाना है कि था क्या हाल। अच्छा, जो हमें स्टोरी मिली थी वो 10 नंबर थी, ठीक है। इसका नाम था सब्र का इम्तिहान। तो इसमें ऑफकोर्स सब्र के बारे में बात की गई होगी। तो इसमें इस तरह सीन जो इसमें बताया गया कि स्कूल की गेट्स जब छुट्टी हो रही थी तो एक फकीरनी कोई आ रही थी और वो नंगड़ा कर चल रही थी। तो इतने में एक फातिमा जो वो उसकी हेल्प करना चाहती है, लेकिन बीच में एक और ज़ैनब होती है, वो उसको डांट देती है कि परे हट, दूर हो जा, जिसकी वजह से फातिमा उसको समझा रही होती है कि ऐसी इनको डांटना नहीं चाहिए, ये मतलब इनको ज़रूरत है जो भी, तो वो इस वजह से मांग रही होगी। तो इस पर जो आसपास भी उसकी और दोस्तें थी वो कहने लगी कि ये कोई रिश्तेदार है, इसलिए तो ऐसे कर रही है। जिसकी बात पे जब वो घर पहुंचकर तो वो बैग जोर से फेंकती है और ऐसे हुलिया जो है ना उसने ऐसे बनाया होता है कि उसको बहुत ज़्यादा ये बात फील हो रही होती है कि उन्होंने सब ने उसको मजाक क्यों कराया। तो आगे फिर जो घर में मज़ीद जो लोग होते हैं उनके दादा जान और जो सारे वो भी उसको समझाते हैं कि इसमें तुमने बहुत अच्छा किया है, कोई बात नहीं। उन्होंने अगर डांट दिया तो उनको नहीं पता था कि सब्र जो है ना इसका सब्र करना चाहिए आपको, इस तरह नहीं जो भी उन्होंने मजाक वाली हरकत की है। इसमें भी कुरान मजीद में सूरह शुरा की आयत नंबर ये जो कम है कि अपने सूरह ज़ुहा की कोई है ना सूरत में, इसमें भी यानी कि दूसरों का मजाक नहीं इसमें उड़ाना चाहिए।
तो इस वजह से वो भी, और साथ दादा जान ने उसको हज़रत पाक की सनम की ज़िंदगी से भी मिसालें दी कि जब आपने इस्लाम की तबलीग स्टार्ट की थी तो उसमें एक दावत हुई थी जब हज़रत खदीजा साहब की शादी हुई थी, तो उसके बाद एक दावत में हज़रत अली और उनके ख़ानदान के लोग भी आए थे, जिसमें हज़रत गुलाब भी थे, लेकिन खाना बहुत कम था, लेकिन हज़रत पाक की बरकत से वो बहुत ज़्यादा हो गया। तो जिस पर उन्होंने भी, हज़रत गुलाब ने भी हज़रत पाक को कहा कि ये शख्स जद्दगार है, लेकिन आपने उनके बारे में कोई भी ऐसी आगे से अल्फाज नहीं मतलब इरशाद फरमाए थे। तो वो भी एक उन्होंने मतलब एग्जांपल उसको कोट की थी कि जिस तरह हज़रत पाक ने भी इतने मतलब उन्होंने मजाक उड़ाया अबू लहब ने, इसी तरह एक और मुकाम पर भी जब इस तरह हुआ कि एक जब उन्होंने दावत दी थी, तो इसी तरह हज़रत अली जब खड़े हुए थे तो उन्होंने भी उनका भी मजाक उड़ाया कि ये इतना छोटा सा बच्चा है तो ये क्या इस्लाम की मदद करेगा। तो ये सब एग्जांपल्स आखिर में उन्होंने दादा जान ने उनका जो फातिमा नाम की लड़की थी उनके जहन में इसलिए उसकी किरदार साजी की कि बेशक बाकी लोगों ने आपका मजाक उड़ाया, लेकिन आपने जो बात की थी उस टाइम बिल्कुल ठीक की थी कि जो भी ज़रूरतमंद आए तो उसको हमें मदद करनी चाहिए थी और उसको मजाक नहीं उड़ाना चाहिए थे कि वो नगड़ा कर रही थी या जो भी ये उन्होंने हरकत ऐसी की है तो उनको इसकी सज़ा माशाल्लाह। कहानी मेरे ख्याल है सबको समझ आ गई है। सबर सबर के हवाले से थी। कोई और ग्रुप शेयर करना चाहता है? एक और ग्रुप के हम लेंगे जी। कोई और ग्रुप वॉलंटियरली अगर अपनी स्टोरी सुनाना चाहता है? हाँ जी ठीक है, अगर तैयार है जी। ये दूसरी स्टोरी सुन लें जरा। मेरा जो टॉपिक था वो था मीठी बात। एक मिनट। अच्छा मैडम ये दूसरी स्टोरी शुरू हो रही है तो जरा मेरी जो स्टोरी थी उसका टॉपिक था मीठी बात। तो यहाँ पे हज़रत महसब थे, उनको इस्लाम की दावत के लिए मुंतखब किया गया कि हमारे इलाके में मोहल्ले में कोई ऐसा बंदा हो जो कि इस्लाम की तरवीज करे, इस्लाम को सामने ला के दीन या अल्लाह या रसूल क्या है। तो जब उन्हें मुंतखब किया गया उन्हें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा वहाँ पे। तो उन्होंने कभी भी गुस्से का इजहार गुस्से से नहीं किया, यानी कि उन्हें जब गुस्सा किसी से गुस्से में बात किसी ने की भी तो उन्होंने उसका जवाब नरमी से दिया और मुस्कुरा के दिया कि सामने वाला अपना टोटल उसका एक्सप्रेशन था, उसके जो अल्फाज थे वो तब्दील हो जाते थे नरमी में, उसके भी एक्सप्रेशन नरमी में तब्दील हो जाते थे। तो इससे ये है कि जब वो तंज किसी के साथ नहीं करना, अगर आपके सामने कोई तंज की बात करता भी है तो बजाय उसके कि आप उसी तरह से उसके साथ बिहेव करें या उसको मनफी पहलू सामने लाएं, आप उसमें अगर मनफी पहलू देखें तो भी उसके मनफी पहलू उठाने के बजाय उसको मस्बत रवैये से जवाब देंगे तो उसके जहन और उसके किरदार में मस्बत तब्दीलियाँ सामने आएंगी। तो इसमें इसका मेन पॉइंट ये है, कोशिश करें उठते बैठते चलते फिरते जहाँ भी आप फैमिली में घर में बाहर मीठी बात करें, नरम बात करें, अपने लहजे को कम रखें ताकि सामने वाला समझ सके और आपके रवैये से उसके रवैये में मस्बत और अच्छी तब्दीली सामने आए। आपने तो भी बनाना चाहता है जी, सुना लें। इस स्टोरी का नाम जो है वो वादे का पास है और इस स्टोरी में एक बच्चा साजिद जिसका नाम होता है वो पहले अपने घर में सोया होता है रात के टाइम, तो अचानक से उसे आवाज़ आती है बाहर से जोरदार किस्म की, लेकिन उसे पता नहीं चलता किस चीज़ की आवाज़ है। वो बाहर से आते जाकर देखता है कि किसकी आवाज़ है और वो अपने गार्डन में हर तरफ देखता है लेकिन उसे कोई भी नज़र नहीं आता और अचानक से उसे तरफ एक बच्चा दिखता है जो अमरूद की तरफ बैठा होता है, अमरूद तोड़ रहा होता है और इतने में क्या होता है कि वो उसे देख लेता है और वो बच्चा बहुत घबरा जाता है और वो कह रहा होता है कि आप मुझे मारेंगे तो नहीं। वो उसे कहता है ठीक है मैं आपको नहीं मारूंगा, आप नीचे उतरे, लेकिन वो फिर भी बार बार यही कह रहा था कि आप मुझे मारेंगे तो नहीं। वो कहता है ठीक है मैं आपको नहीं मारता, आप आ जाए नीचे। वो जब बच्चा दरख्त से नीचे आता है तो वो फिर भी उस साजिद जो है वो उस बच्चे की पिटाई करता है और अमरूद भी ले लेता है, उससे अपने घर से निकाल देता और पत्थर भी मारता है उसको। तो वो ये सारा किस्सा जो है वो अपने दादा चांद को बता रहा होता है। तो फिर दादा चांद जो है वो उसे कहते हैं कि आपने बहुत गलत किया कि आपको वादा पूरा करना चाहिए था।
تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تو چور تھا لیکن پھر بھی مجھے وعدہ پورا کرنا چاہیے تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ بالکل. تو پھر وہ امیر المومنین کا ایک قصہ سناتے ہیں جس میں وہ ایران کے سپہ سالار جو ہیں وہ جب ہار جاتے ہیں تو وہ پھر کہتے ہیں کہ مجھے اپنے آپ کے سردار سے ملنا ہے. تو وہ پھر امیر المومنین کے پاس جب آتے ہیں تو وہاں پہ وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ تم نے مطلب مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ خلاف ورزی کیوں کیا معاہدے کی نا. تو وہ بار بار جب اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا جواب ہے, وہ کہتا ہے میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ اسے قتل کر دیں. تو وہ جب حکم دے دیتے ہیں قتل کرنے کا تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے بہت زیادہ پیاس لگی ہے تو مجھے پانی چاہیے. تو وہ پھر پانی مانگتا ہے لیکن وہ کہتا ہے مجھے یقین نہیں ہے میں پانی پیوں گا شاید آپ مجھے اس وقت فوراً قتل کر دیں گے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم مسلمان ہیں لیکن آپ نے اپنے وعدے کی خلاف ورزی کی لیکن ہم نہیں کریں گے. وہ پھر اسے پانی دے دیتے ہیں, وہ پانی پی لیتے ہیں. اس کے بعد تو وہ پھر پہلے وہ اسے کہتے ہیں کہ آپ اسلام قبول کر لیں لیکن وہ انکار کر دیتا ہے. جب وہ اسے پانی دے دیتے ہیں تو اس کے بعد اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ واقعی انہوں نے اپنا وعدہ بھی پورا کیا اور وہ پھر اسلام بھی قبول کر لیتا ہے. تو اس لیے ہمیں بھی وعدہ پورا کرنا چاہیے. اچھا جی, یہ 2-3 پریزنٹیشنز ہوئی ہیں اور آپ کو پورا ماڈل سمجھ آ گیا اس کتاب کا. اب ذرا دیکھیں اس کو ہم کیسے کنیکٹ کر رہے ہیں کہ صرف یہاں پہ اسکول کی یہ ذمہ داری نہیں ہے, یہ ساری چیزیں کچھ نصاب کی ہم چیزیں آپ کو بتا رہے ہیں. تو گھر میں جا کے پیرنٹس کا کیا رول ہے وہ آپ کو اس کتاب سے نظر آ رہا ہے. تو یہ جو ہولسٹک ہم بات کر رہے تھے کہ یہ 6 کے 6 ایریاز مل کے جب کام کر رہے ہوں گے تو ایک وہ اس ماحول کی طرف ہم جا رہے ہیں کہ اسکول میں آ کے بچہ دیکھیں, آپ اندازہ لگائیں کہ آج سیرت کا ایک لیکچر ہوا, اس نے سنا اور اس کے اندر اس کو وہ جو اخلاقی خوبیاں معلوم ہوئی وہ دیکھی اس نے. اچھا گھر گیا, جیسے ابھی یہ انہوں نے اسٹوری دیکھی کہ وعدے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو مطلب کسی جگہ پہ وعدہ کی خلاف ورزی ہوئی, پھر اس کا آپ نے دیکھا کہ اس کا رائٹر نے کتنے خوبصورت انداز میں ان کا حل نکالا ہے. تو یہ اس کے رائٹر ہیں احمد حاتم صدیقی صاحب, شاید آپ لوگ ان میں سے کئی لوگ ان کو جانتے ہوں. انہوں نے یہ سارا کام کیا ہے جو انہوں نے لکھا ہے. تو یہ رینڈملی آپ کو اسٹوریز دی ہیں, ہر اسٹوری کا یہی پیٹرن ہے کہ وہ گھر کا مسئلہ آیا اور وہ چل رہا ہے پورا, دادا ابو اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. پھر آپ نے دیکھا کہ ایک کا حل نکلا کسی سیرت سے نکلا, پھر میں نے آپ کو بتایا جیسے یہ مشاہیر میں سے مشاہیر کی زندگی میں سے نکلا. تو ہر ایک کہانی کا یہ پیٹرن ہے. یہ پھر رات کو گھر کے اندر یہ اس کا ماڈل ہوتا ہے. تو آپ کو ذرا اس سے اندازہ ہوا ہوگا کہ پیرنٹس کو ہم کیسے اس کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں اور ٹیچرز اپنا ادھر رول پلے کر رہے ہیں. تو یہ مل ملا کے جو ہے وہ پھر بچے کی جو ہولسٹک ڈیولپمنٹ کی بات چل رہی ہے تو وہ ممکن ہوتی ہے. تو یہ ہمارے آج کے دوسرا جو سیشن تھا وہ مکمل ہوا. اس کتاب کے حوالے سے یا سننے کہانی کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے کوئی سوال ہے تو وہ کر لیں, میرے خیال سمجھ آ گئی آپ کو. تو چلتے ہیں تیسرے سیشن کے اوپر ہمارا جو مڈل کا 6 ہم نے بتایا تھا آپ کو. سیرت ہم نے کیا ڈسکس کیا, پہلا سیرت, دوسرا ہم نے کیا ڈسکس کیا, آپ کے پاس ہے ابھی کتاب, ہاں آؤ بیٹھے سننے کہانی. تو تیسرا ابھی سیشن ہے ہمارا ورک شاپ والا, تو اس کو بھی مزمل بھائی ریڈ کریں گے. تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہاں آئیں اور یہ تیسرا سیشن جو ہے وہ سیدھا سیدھا آپ کے سامنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اپنے ورک شاپس کے سیشن کا آغاز کرتے ہیں. اچھا, اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ورک شاپس کے ہمارے کیا مقاصد ہیں, یعنی ہمیں کیوں ضرورت پڑی کہ ہم ورک شاپس کی طرف جائیں اور ورک شاپس کو جو. تو سب سے اہم یہ ہے کہ یہ جو ہم نے شروع میں ڈاکومنٹ کے تذکرہ کیا تھا اصلاح تعلق, تو اس کو ہم کس طرح سے جہاں باقی ساری چیزیں اس کو ایڈریس کر رہی ہیں باقی ساری چیزوں کے ذریعے سے, وہاں ڈائریکٹلی جو ڈاکومنٹ میں وہ جو ہمارا حاصلات تعلم ہے, جو بچوں کے SLOs ہیں, اس کو ڈائریکٹلی ہم کس مڈل میں کور کر رہے ہوں گے, کس چیز کے ذریعے سے, یہ ورک شاپس کے ذریعے سے. پرائمری میں انشاءاللہ آپ پڑھیں گے, جب پرائمری والی آپ کی ٹریننگ ہوگی اس میں آپ دیکھیں گے کہ وہ جو ہماری آؤ بیٹے یہ حسنہ تربیہ لیولز ہیں, اس میں آپ کو ہر چیپٹر کے اوپر SLOs نظر آئیں گے. آپ کے پاس اگر بک آپ کی نظر سے گزری ہو اس کی ڈیٹیل آپ انشاءاللہ اس کی ٹریننگ الگ سے لیں گے. تو وہاں پہ ہم نے پرائمری میں بکس کے ذریعے سے چیزوں کو کور کر رہے ہیں اپنے SLOs کو, اور یہاں پر ہم ان ورک شاپس کے ذریعے سے اپنے جو اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمس ہیں ان کو ہم کور کر رہے ہوں گے. اچھا, اس کو بھی ہم نے چونکہ پہلے بھی تذکرہ کیا کہ مڈل کا جب ہم کانٹینٹ بنا رہے تھے ہم نے اس ایج کے بچوں کی جو بھی دلچسپی ہے ان کو چیزوں کو سامنے رکھ کر اس کو تیار کیا. اس لیے ہم انشاءاللہ آگے آپ اس کو دیکھیں گے کہ اس کی بھی ہم
एक एक्टिविटी में मॉडल एक क्लास करेंगे। अच्छा, इसके अलावा ऑडियो विजुअल्स को हमने ऐड किया है, वो किस तरह से ऐड किया है वो भी इंशाल्लाह हम आगे देखेंगे। और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ वगैरह हमने वर्कशॉप्स में इसको शामिल किया है ताकि बच्चों को उसमें इंगेज ज़्यादा किया जा सके। और बुनियादी जो पर्पज़ होता है वर्कशॉप का वो ये है कि बच्चों को मोटिवेट किया जाए और नॉलेज के लिए इसके जो की रोल्स हैं वो ये है कि बच्चों को, जिस तरह हमने एक सर्वे आपके सामने रखा था ना कि बच्चों को तो पहले कितने बड़ी तादाद में ऐसे परसेंटेज बच्चों की है कि जिनको यही नहीं पता कि मजाक में भी झूठ बोलना गलत है, या उनको यही नहीं पता कि झूठ की सजा क्या है। तो असल में पहली चीज़ तो ये है कि हम नॉलेज बच्चों को दें, उसके बाद फिर वो बिहेवियर के मुख्तलिफ स्टेप्स हैं। तो इसमें जो हमारा की रोल क्या होगा कि वर्कशॉप के जरिए से हम बच्चों को जो नॉलेज है वो प्रोवाइड कर रहे हो इन चीज़ों के हवाले से, और उसके बाद उनको मोटिवेशन दे रहे हो उन चीज़ों को अडॉप्ट करने के हवाले से। अच्छा, अमल के लिए हमने क्या करना है उसको भी इंशाल्लाह आगे हम उसको देखेंगे। तो ये इस तरह की वर्कशॉप से कुछ सैम्पल्स हमने आपके सामने रखे, ये वर्कशॉप्स हैं, इसका इसके मुख्तलिफ स्टाइल हैं। अच्छा, इसकी कुछ खसूसियात हैं, एक तो ये है कि इसके 5 लेवल्स होंगे, यानी 6 से लेकर 10 तक हमने इसको तैयार किया। फिलहाल आपके यहाँ 6 से 8 तक ये चलेगी वर्कशॉप्स, और उसकी इंशाल्लाह मेथोडोलॉजी को आगे हम डिस्कस करेंगे। और हर लेवल में 25 वर्कशॉप्स हैं। तो क्या है, जैसा 6 है, 6 क्लास में 25 और साफ हैं, यानी 25 चीज़ों के ऊपर 25 वर्कशॉप्स वगैरह तैयार की गई हैं। अच्छा, तमाम जो वर्कशॉप्स हैं वो बच्चों की उम्र, उनकी दिलचस्पी, उनके एज और उनके रुझानात को देखकर तैयार की गई हैं। अच्छा, वीडियोस का, तस्वीर का और सरगर्मियों का इसका यूज़ किया गया है। और ये सारी जो है वो बच्चों की जो किरदार साजी के जो रवैये हैं उसमें क्या करेंगे, हाँ सरगर्मियाँ वगैरह इसमें शामिल की गई हैं। अच्छा, हम डायरेक्टली उसकी वर्किंग पढ़ाने के तरीके कार की तरफ आएंगे। वही चीज़ें इसमें भी नॉर्मली आपने यानी वर्कशॉप्स की तो पहले से पहले वर्कशॉप करवा रहे हैं तो उसमें आपकी कोशिश ये होगी कि आपकी स्लाइड की तरफ कम से कम नज़र जाए, आपकी पहले से तैयारी, आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि आपके अभी जो स्लाइड चल अगली स्लाइड में क्या आने वाला है, ताकि आप उन चीज़ों को कनेक्ट करें। अगर आपको ये नहीं पता होगा, आप वर्कशॉप दे रहे हैं कि अगली स्लाइड में क्या आने वाला है, तो कभी भी आप उन चीज़ों को फिर कनेक्ट नहीं कर पाएंगे जो, और उससे फिर वो सारा जो कॉन्सेप्ट है वो सही तरीके से डिलीवर नहीं हो पाएगा। इसको इंशाल्लाह आगे हम देखेंगे। अच्छा, इसकी बॉडी लैंग्वेज का बड़ा अहम रोल होता है इसमें, आप किस तरह से बॉडी लैंग्वेज को अच्छी तरीके से यूज़ कर रहे हो, आप जो है वो कॉन्फिडेंट के साथ बच्चों को उसमें उसको डिलीवर कर रहे हो। अच्छा, स्लाइड्स जैसा मैंने पहले कहा कि रीडिंग कम से कम इस्तेमाल की जाए, और आई टू आई कॉन्टेक्ट हो, बच्चों से बार बार सवालात किए जाए और ताकि उन्हें एंगेज रखा जाए। उसको कैसे, उसको भी हम इंशाल्लाह एक प्रैक्टिकली उसको देखेंगे कि किस तरह से रखा जा सकता है। अच्छा, इसके अलावा फिर उसको यानी घूमते फिरते चलते फिरते अपने स्टाइल में उसको कंडक्ट करवाना है, यानी एक जगह पे बैठ कर करवाएंगे तो वो ज़रा उसका वर्कशॉप की वो पैटर्न थोड़ा सा सही तरीके से नहीं हो पाती है। और इसके साथ साथ अगर आपका अपना जो भी एक्सपीरियंस होगा तो आप प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ बच्चों को डिलीवर करें। तो हम इसकी कोर्स की तकसीम क्या है, इस तरह की 25 वर्कशॉप्स हैं, तो यानी इसको हमने साल के उस पर ये तो टोटल 36 हफ्ते हमें मुकम्मल चाहिए होंगे, यानी एक हफ्ते में आपके वर्कशॉप्स का एक पीरियड होगा तो कितने 36 वीक्स में, और 36 टोटल जो है वो आपके पीरियड्स होंगे। अच्छा, बाकी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। उसमें एक चीज़ ये है कि इस वर्कशॉप के आखिरी 5 मिनट में आपने हंसना डायरी के हवाले से भी आपने उसको डिस्कस करवाना है। बाकी हंसना डायरी से चलता कि हम आगे उसके सेशन में अलग से पढ़ेंगे। अच्छा, 40 मिनट का अगर पीरियड है तो उसमें वर्कशॉप से सरगर्मियाँ और वर्कशीट वाला सारी इस चीज़ में करवाई जाएंगी। अच्छा, इसका जो लेसन प्लान जो आपसे डिटेल में शेयर हो जाएगा, हर छठे वीक में हमने इसी तरह जायज़ा रखा है, यानी हमारे 5-5 के वो है ना, 5 वैल्यूज़ के वो हैं, अक़दार हैं, 5 आदात हैं, 5 को फ़राइज़ हैं, 5 खुदी है, 5 महारतें हैं। तो आपके 5 का जो वो ग्रुप है उसको कंप्लीट करने के बाद आपने फिर उसको एक जायज़ा लेना है, और वो क्या होगा, उसका क्या पैटर्न होगा, वो इन डिटेल आपकी सारी चीज़ें इंशाल्लाह वो आपसे डिस्कस हो जाएंगी। अच्छा, अब हम आते हैं एक्टिविटी की तरफ। ये जो 25 वर्कशॉप है ना, जैसे बताइए हर लेवल की है, तो कोई एक वर्कशॉप हम देखेंगे। हाँ, ये हमने एक सैंपल के तौर पर एक वर्कशॉप उठाई है, ठीक है। उस वर्कशॉप का टॉपिक क्या है वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो आप ये सोचेंगे और इस क्लास की तरह हम इसको पढ़ेंगे और आपको साथ साथ इंशाल्लाह इंगेज करते रहेंगे। अच्छा, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये कौन सी जगह है?
कोई बता सकता है? बहुत बादशाही मस्जिद है। अच्छा, ये कौन सी जगह है? फैसल मस्जिद है। और ये कौन सी जगह है? GPO मरी है, बिल्कुल। तो ये जो पहली है बादशाही मस्जिद, ये कहाँ पर है? लाहौर में। अच्छा, ये जो दूसरी वाली है कहाँ पर है? और ये तीसरी कहाँ पर है? मरी में। आप में से कौन कौन गया है इन जगहों पर? सब लोग गए हैं। अच्छा, तो बाहर की दुनिया का तो हम सफर करते रहते हैं, आज हम अपने अंदर की दुनिया का सफर करेंगे, ठीक है? आज के दिन जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक क्या है? खुद शनासी, ठीक है? और खुद शनासी क्या है, इसको भी हम डिस्कस करते हैं। इसमें आज हम पढ़ेंगे कि खुद शनासी क्या है, मकसद ज़िंदगी क्या है, और खुद को जानना कैसे जाने, और मेरी खूबियाँ क्या हैं, मेरी खामियाँ क्या हैं, ये जनरल चीज़ें हम पढ़ेंगे। अच्छा, ये ट्रेन नजर आ रही है आपको? इसके बहुत सारे ट्रैक्स हैं। अच्छा, आप ये बताएं कि आपके सामने अगर ये आप ट्रेन में सवार हो और आपको नहीं पता कि इस ट्रेन का क्या रूट है, किधर को जाना है, तो आप क्या कभी अपनी मंजिल पर पहुंच सकेंगे? नहीं पहुंच सकेंगे। तो जिस जिंदगी की ट्रेन में हम सवार हैं, क्या अगर उसकी हमें डेस्टिनेशन नहीं पता तो क्या हम उसकी मंजिल में पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते ना। तो इसलिए उन सवालात का जानना बहुत ज़रूरी है जिसको हम आगे एड्रेस करने लगे हैं अपने बारे में, ताकि हमें पता हो कि हम कहाँ जाना है हमने, और उसमें वहाँ कहाँ जाना है और जाने के लिए हमें क्या करना है, ठीक है? तो हम इसको इंशाल्लाह सवालात को आगे उस चीज़ से पढ़ेंगे। सबसे पहला आपको मुझसे सवाल ये है, और सबसे बुनियादी सवाल है, खुद शनासी क्या है? कौन बताएगा? अपने आप को पहचानना, बिल्कुल। और कोई इससे हटके कोई अपना मुहासबा करना, अपना मुहासबा करना, वो कुछ एहतसाबी में भी ज़रा आ जाएगा। खुद शनासी अपनी ज़ात को जानना, अपने आप को जानना, अपनी ज़ात को जानना, बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने सही फरमाया। क्या है खुद शनासी? अपने आप को पहचानना। अच्छा, क्या अपने बारे में क्या पहचानना? ये पहचानना कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, ये कौन सी जगह है जहाँ पे मैं हूँ इस वक्त, और यहाँ रहकर मुझे यहाँ कब तक रहना है, और यहाँ रहकर मुझे क्या करना है। ये बहुत बेसिक सवाल है जो कि हमें पता होना चाहिए अपने बारे में, ठीक है? लेकिन ये सवाल तो हमें पता होना चाहिए, लेकिन अगला सवाल ये कि ये इन सवालात की ये हमें पता चल गया कि सवाल ज़रूरी है ऐसे, और ये हमने सीखने, लेकिन कहाँ से पता चलेगा इनका सही जवाब हमें कैसे मालूम होगा? किसी जॉर्डन पीटरसन से सुने, किसी जो है ना वो माइकल हैरिसन से सुने, किससे पता चलेगा हमें इन सवालात के जवाब? खुद से। जी, मेरा तो ख्याल है कि जिसने हमें बनाया उसी से ज़्यादा सही पता चलेगा। बिल्कुल। किससे पता चलेगा? किससे सही जवाब पता चलेगा? इस कायनात और इंसान के बनाने वाले से ना। यानी हमें जब ये इन सवालात की जो हमारे जहनों में आते हैं, इसका सही जवाब कौन देगा? जिसने हमें बनाया है। आपने कभी देखा है कि आपने अगर किसी मैंने पिछले दिनों अपने घर में वो जो ऑटोमेटिक मशीन होती है, वॉशिंग मशीन, वो मंगवाई हायर। तो हायर की कंपनी ने क्या किया, उसके साथ एक पूरा मैनुअल दिया, एक बंदा भी भेजा, और उसने बताया कि इसको ऐसे ऐसे यूज़ करना है। अच्छा, ये काम नहीं करना है, अगर ये काम करोगे ना तो ये जो मशीन है ना ये ख़राब हो जाएगी। तो उसके जितने भी मसले थे ना, उन्होंने हमें ये मशीन का मकसद क्या है, ये कैसे फंक्शन करती है, इसकी वारंटी कितने देर के लिए है, अच्छा कितने अर्सा अगर कोई मसला हो जाए तो आपने ये काम करना है, ठीक है? तो उन्होंने सारी चीज़ें समझाई। अब हम उनकी बात पर क्यों यकीन करते हैं? बनाई है उन्होंने, जो बनाएगा उसी को पता होता है ना। तो हमें किसने बनाया? अल्लाह ताला ने। और इस कायनात को किसने बनाया? अल्लाह ताला ने। और हमें भेजा दुनिया में किसने? अल्लाह ताला ने। तो हमें कौन बताएगा कि दुनिया में रहकर हमने क्या काम करना है? अल्लाह ताला हमें बताएगा। तो चलिए फिर हम अल्लाह ताला से पूछते हैं कि हमने ये जो हमने सवालात उठाए थे ना 5 अपने बारे में, उसका जवाब हम किससे मालूम करेंगे? अल्लाह ताला से। चलें, तो सबसे पहला जो हमारा सवाल था वो क्या था? मैं कौन हूँ? कोई बता सकता है मैं कौन हूँ? मैं इंसान हूँ। मैं इंसान हूँ। और मैं कौन हूँ? मुसलमान हूँ। और मैं कौन हूँ? पाकिस्तानी हूँ। पाकिस्तानी भी हूँ। नबी का उम्मती हूँ। नबी का उम्मती हूँ। अच्छा, अल्लाह मर्द हूँ या औरत हूँ ये भी पता होता है। ये भी पता होता है। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। एनिमेलिया भी हूँ। चलें, अच्छा इसका ना अल्लाह ताला ने ना एक जगह
بیان کیا ہے کہ ہم کون ہوں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اس قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. جب اللہ تعالیٰ انسان کو بنا رہے تھے نا, دنیا میں بھیج دیے, تو ہمیں پتہ ہم سب انسان ہیں. اللہ تعالیٰ نے نا ایک لفظ استعمال کیا ہے. وہ کیا لفظ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں, جب انسان کو بنا رہے تھے تو فرشتوں سے کیا کہا, میں کیا بنا رہا تھا, میں ایک خلیفہ بنا کر جو ہے نا وہ زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. خلیفہ کیا چیز ہے, اس کا لفظ سنا ہے آپ نے پہلے سے؟ خلیفہ کیا چیز ہے؟ ہمارے یہاں تو ایک اور ٹرم ہے کراچی. اچھا جی, خلیفہ کسے کہتے ہیں, کوئی بتا سکتے ہیں؟ سعودیہ میں اکثر جو بادشاہ کے بعد نائب کو کہتے ہیں. نائب کو کہتے ہیں, بالکل. بادشاہ کے بعد ہوتا ہے جو اس کے بعد جو آنے والا, اس کو کیا کہتے ہیں, خلیفہ. اور کوئی بتا سکتا ہے خلیفہ کو کیا کہتے ہیں, اس سے کیا مراد ہے خلیفہ؟ اچھا, آپ نے دیکھیے سر, نے کہا نائب ہوتا ہے, جیسا کوئی پریزیڈنٹ ہوتا ہے اس کا سیکرٹری ہوتا ہے. سیکرٹری کا کیا کام ہوتا ہے؟ اس کی غیر موجودگی میں اس کے کام کو سر انجام دینا. ہاں, اس کی غیر موجودگی میں اس کے کام کو. سیکرٹری اپنی مرضی کے مطابق سارا کام کرتا ہے نہیں, کس کے وہ جس کا وہ خلیفہ ہوتا ہے یا جو اس کا جو مالک ہوتا ہے اس کو کیا کرتا ہے, اس کے مطابق اس نے سارا کام کرتا ہے. وہ جو انسٹرکشن دیتا ہے, خلیفہ کیا مطلب, انسٹرکشنز کو اس نے جہاں پہ اس نے آزادی دی ہے وہاں پہ اپنی مرضی سے کی, لیکن جہاں پہ اس نے کہا کہ یہ کام کرو تو نائب کے بعد. تو ہم ذرا خلیفہ کو ان ڈیٹیل سمجھتے ہیں, خلیفہ کیا ہوتا ہے نا. تو خلیفہ ایک تو یہ ہے کہ خلیفہ مالک نہیں ہوتا بلکہ مالک کا نائب ہوتا ہے. نائب ہوتا ہے. ہم نے سمجھ لیا. اچھا, دوسری بڑی اہم بات, اس کے جو اختیارات ہوتے ہیں وہ اس کے ذاتی نہیں ہوتے بلکہ کس کے ہوتے ہیں, مالک کے عطا کرتا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, پھر تیسری ایک اور بڑی اہم چیز ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق کام کرنے کا نہیں حق رکھتا ہے. اس کا اصل میں اس نے کیا کام کرنا ہوتا ہے, مالک کی مرضی کا. ہم بھی اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ یہ جو میں انسان نہ ہو, یہ میرا خلیفہ ہے, تو اور دنیا میں ہمیں بھیج دیا. اس کا کیا مطلب ہوا جی؟ ہاں, اور اس کے علاوہ جو ہمارے اختیارات ہیں, لیکن ہماری اتنی مطلب زندگی اور موت ہو گئی, مطلب اللہ کے مطلب پاس یہ نہیں کہ ہمیں بالکل فل اختیار. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے, کچھ اختیارات کے ساتھ بھیجا ہے نا. ایک تو یہ ہوگا کہ ہمارے پاس کچھ اختیارات, لیکن وہ کیا ہمارے ذاتی ہیں نہیں. ہم نے کیا کرنا ہے, جس مالک نے ہمیں یہ اختیارات دے کر بھیجا اس کی مرضی کے مطابق ان اختیارات کو استعمال کرنا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ اپنی سمجھ آ گئی کہ میں کون ہوں, خلیفہ ہوں. ٹھیک ہے. اور خلیفہ کی کیا رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ ہم نے اس چیز جو دنیا میں جس مالک نے ہمیں بھیجا اس کی مرضی کے مطابق ہم نے دنیا میں زندگی گزارنی. چلیے اب ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. وہ سوال یہ ہے کہ میں کہاں سے آیا, کون بتائے گا کہاں سے آیا؟ اچھا, اور کوئی بتا سکتے کہاں سے آیا ہوں؟ آپ کہاں سے آئے؟ گھر سے آئے ہوں گے یقیناً, لیکن دنیا میں کہاں سے آئے؟ عالم ارواح سے, ماں کے پیٹ سے. اچھا, اور پہلے انسان آدم جہاں سے آئے تھے تو اس کے بعد بالکل صحیح بات کی. اچھا, کہاں سے آئے سب سے پہلے؟ جنت سے آئے. اچھا, ہمیں پہلے دیکھنا پڑے گا نا کہ سب سے پہلے انسان کہاں سے آئے. ہم اسی کی نسل سے آئے نا. سب سے پہلا انسان کون تھا, آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے انسان, ان کا کوئی قصہ بتا سکتے ہیں؟ سب سے پہلے انسان کا قصہ کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کا؟ اچھا, انسان پیدائشی طور پہ جنت میں تھا. بالکل. اچھا, ہم جلدی سے پڑھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا کیا قصہ تھا نا. آپ لوگوں نے سنا ہے کافی دفعہ, ہم اسے شارٹ سے ریویو کریں گے. ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا. پھر کیا ہوا کہ ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے کہاں پہ رکھا, جنت میں رکھا. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک انسٹرکشن دی, وہ کیا تھی, ایک درخت کے پاس نہیں جانا آپ نے. انہوں نے کیا کیا, شیطان نے ان کو بہکایا اور انہوں نے وہ درخت کا پھل کھا لیا. پھر کیا ہوا, اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پہ دنیا میں بھیج دیا. دنیا میں بھیج دیا اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر. پھر کیا ہوا, انہوں نے کیا کیا, استغفر اللہ, معافی مانگی اللہ تعالیٰ سے دونوں نے. یہ فرق تھا شیطان اور مطلب انسان میں کہ انہوں نے معافی مانگی تھی لیکن شیطان نے معافی نہیں. جب انہوں نے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, ان دونوں کو معاف کر دیا. ٹھیک ہے. یہ ہم نے مختصر سا پڑھا. اس طرح سے ہم دنیا میں آئے اور اس کے بعد سے پھر حضرت آدم علیہ السلام کی نسل چلتی گئی دنیا میں پھیلتی گئی اور اسی نسل سے آج ہمیں. تو اگر میں آپ سے دوبارہ یہ سوال کروں کہ میں کہاں سے آیا ہوں,
तो आप मुझे क्या जवाब देंगे? जन्नत से। जन्नत से आया हूँ, बिल्कुल। चलिए हम अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इस दुनिया में रहकर मुझे फिर अब पता चल गया ना मैं दुनिया में कहाँ से आया हूँ, जन्नत से। अब यहाँ पर रहकर मुझे क्या करना है? अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की पैरवी करनी है। वापस जन्नत में जाने की कोशिश करनी है। वापस जन्नत में जाने की चलें। घर जाने की अच्छा। कोशिश करनी है। अच्छा, इसमें एक और भी चीज़ है ना, वापस जन्नत में किस तरह कोई मकसद तो होगा ना इस दुनिया में हमारा, या मुझे बगैर किसी मकसद के पैदा किए, किसी मकसद के साथ पैदा किए या बगैर किसी मकसद के पैदा किए? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अच्छा, आप अगली स्लाइड वाली पहले बोल रहे हैं। तो जी कोई बता सकता है किस मकसद के लिए पैदा किया? चलिए हम सीखते हैं कि हमें किस मकसद के लिए पैदा किया। इस तरह से सलीम भाई ने बताया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि मैंने इंसानों और जिन्नों को किस मकसद के लिए पैदा किया? अपनी बंदगी के लिए। ठीक है, अब कौन बता सकते हैं हमें किस मकसद के लिए पैदा किया? बंदगी के लिए। इबादत के लिए। ठीक है, और इबादत से क्या मतलब है? यानी कि हर वक्त हमें इबादत करते रहना है। बस अल्लाह ताला के फरिश्ते क्या काम करते हैं? फरिश्तों के पास तो हर वक्त इबादत करते रहते हैं। हमने हर वक्त इबादत करनी है। बिल्कुल। हम स्कूल में क्यों बैठे हैं? बिल्कुल हर वक्त इबादत करनी है। अगर यहाँ हम अच्छे तरीके से बैठे तो हमारी इबादत भी की जाएगी। बिल्कुल, आपने सही कहा कि हर वो काम हम अल्लाह के बताए हुए तरीका जो भी होगा उसके मुताबिक करेंगे ना, तो वो क्या है? इबादत है। इबादत है। ठीक है, इबादत का मफहूम सिर्फ ये नहीं है कि जो हम नमाज पढ़ रहे हैं, रोज़ा, ज़कात, बल्कि वो जो ज़िंदगी जिस तरह अल्लाह ताला ने कहा है ना उसके मुताबिक गुजारेंगे तो वो भी हमारी क्या होगी? इबादत होगी। चलें अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो वो ये है कि हमने अपनी ज़िंदगी का मकसद तो समझ लिया, लेकिन ये भी जानना ज़रूरी है ना जो हमारे रोल मॉडल है कौन है? अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी ज़िंदगी का मकसद क्या था? कि जो अल्लाह ने नायब बनाकर इंसान को भेजा है उनकी तालीम उनके मुताबिक। ठीक है, तालीमात लोगों तक पहुंचाना। अल्लाह ताला की तालीमात में होता है। और अच्छा, अल्लाह ताला ने बंदों को बंदों के रब से मिलाना। बिल्कुल। अच्छा, अल्लाह ताला ने ना बहुत सारी जगहों में फरमाया कुरान में। एक जगह में अल्लाह ताला ने एक आयत में उस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजने का मकसद भी समझाया। वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। ऐसा क्या तर्जुमा कौन पढ़ सकता है? वही है जिसने अपने रसूल को हिदायत और सच्चा दीन देकर भेजा है ताकि उसे हर दूसरे दीन पर गालिब कर दे और उसकी गवाही देने के लिए अल्लाह काफी है। अब समझ आ रही? तो सीरत में हमने कसरा के कंगन वाला वाक़या पढ़ा और कहाँ से लिंक हो रहा है? अल्लाह ताला ने बताया मकसद क्या था? दीन को गालिब करना। और यानी जो पैगाम देकर अल्लाह ताला ने भेजा था, हमें जब नाइब बनाया तो इख्तियारात किसके होने चाहिए इस दुनिया में? अल्लाह की मर्जी के मुताबिक। तो अल्लाह के दीन के मुताबिक दुनिया का निज़ाम चलना चाहिए ना। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो मकसद ये था। लेकिन अब एक अल्लाह के नबी मौजूद है आप यहाँ पर नहीं है, फिर ये काम किसने करना है? अच्छा, वैसे ही ऐसे पता नहीं मेरा ख्याल है थोड़ा सा हट के ही है लेकिन लिंक भी करता है। जी जी। आजकल हमारे यहाँ अक्सर उलमा को, दीनदार लोगों को ये कहा जाता है कि यार आपका सियासत से, हुकूमत से क्या काम है, आप किस तरफ आ गए। जबकि यहाँ तो हमें इससे पता चलता है कि ये तो है ही दीनदार लोगों का काम है कि वो हुकूमत बनाएं, इस्लाम का निज़ाम लेके आएँ। मतलब हम गलत कहते हैं इस तरह की ये चीज़, यानी कुरान की इस आयत के ख़िलाफ़ बात है ये। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, चलिए हम आगे कहते हैं कि अल्लाह के नबी तो इस दुनिया से चले गए ना। अल्लाह ताला ने तो उनको मकसद बताया था कि उन्होंने तो दीन को गालिब करना है पूरी दुनिया में। अल्लाह के नबी तो चले गए, तो ये काम किसने करना है? उनके बाद उम्मत क्यों नहीं, बाकी करना है। बाकी हमारे जिम्मेदारी है, हम ये काम कर रहे हैं। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? अल्लाह ताला ने कुरान में हमारी जिम्मेदारी बताई है ना, कुंतुम खैरा उम्मत। इस दुनिया में जितनी भी उम्मतें हैं ना, उसमें अल्लाह ताला ने सबसे अफजल किसको कहा है? मुसलमानों को। इस वजह से कहा है कि क्या काम करते हैं, कौन बताएगा? ये जो हाईलाइटेड लफ्ज है वो कौन पढ़ सकता है? तीन। तुम नेकी का हुक्म देते हो और क्या करते हो? बदी से रोकते हो। बदी से रोकते हो, अल्लाह पर ईमान रखते हो। हिदायत और इस्लाह के लिए मैदान में हो। यानी ये तीन क्वालिटीज अल्लाह ताला ने इस उम्मत के जिम्मे रिस्पांसिबिलिटीज लगाई हैं। हमने क्या करना है? अल्लाह के नबी तो चले गए, अब जो उनकी उम्मत है ना
क्योंकि अब इसके बाद तो किसी नबी ने नहीं आना। तो वो जो मिशन था अल्लाह के नबी के सल्लल्लाहु का, वो किसके ज़िम्मे आ गया? अल्लाह के नबी की उम्मत के ज़िम्मे। चलिए इस आयत को थोड़ा सा मज़ीद भी समझने की कोशिश करते हैं। पहले ये बताएं कि मुसलमान सबसे बेहतरीन लोग क्यों हैं, यानी हमें सबसे बेहतरीन उम्मत क्यों है? हिदायत इस्लाह का काम करते हैं, क्योंकि जो हमारे लीडर हैं वो ठीक है, और नेकी का हुक्म देते हैं, बदी से रोकते हैं। अच्छा, जबरदस्त। हम दूसरों को नेकी की दावत देते हैं और फिर उन्हें क्या करते हैं? जैसे बुराई हो रही हो तो हम क्या करेंगे? दुनिया में अगर कोई बुराई चल रही है, दुनिया में बिगाड़ चल रही है, तो हम क्या करेंगे? रोकने की कोशिश करें, ठीक है। और फिर अब इस आयत से हमारी कुछ जिम्मेदारी भी बनती है। हमने क्या इस आयत से हमने क्या सीखा? अल्लाह ताला पर ईमान रखना चाहिए। और हमारी क्या जिम्मेदारी है इस आयत में को समझने के बाद? हमारी क्या जिम्मेदारी है? बिल्कुल बिल्कुल बुराई से हमारी क्या, एक तो हमने उम्मत बनना है और पूरी दुनिया को इस्लाह का काम, यानी पूरी दुनिया के लिए हमने काम करना है। सिर्फ अपने घर, अपने, यानी हमारे जहन में ये विजन होना चाहिए। अल्लाह के नबी का विजन था ना बड़ा, हमारा क्या विजन होना चाहिए कि दुनिया की इस्लाह हमने करनी है, ठीक है। और हमें फिर से दुनिया को लीड करना है, ठीक है। दुनिया की इस्लाह करने के लिए जाहिर है कि दुनिया की लीडिंग रोल में हमें होना पड़े। तो ये हमारे जहन में बिल्कुल पता होना चाहिए कि मुसलमानों का विजन क्या होना चाहिए, मुसलमानों की ज़िंदगी का मकसद क्या होना चाहिए। तो मुसलमानों ने अपनी ज़िंदगी में जो अल्लाह ताला ने उन्हें ज़िंदगी दी है, जो उम्मत बनाया है, उनका असल रोल क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अच्छा, ये सब तो चीज़ें सीख ली हमने, क्वेश्चन का आंसर भी सीख लिया, समझ लिया। लेकिन ये काम हम तब ही कर सकेंगे ना जब हमें पता होगा कि हमारी खूबियाँ क्या हैं, हमारी खामियाँ क्या है, ठीक है। तो अपनी सलाहियतों के बारे में जब हम जानेंगे तो तभी उसको बेहतर कर सकते हैं, ऐसे ही है। तो इसलिए इंशाल्लाह अब हम थोड़ा सा एक एक्टिविटी करेंगे, उसके जरिए से हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि हमारी क्या खूबियाँ हैं, हमारी क्या खामियाँ। एक मिसाल लेते हैं पहले। ज़रा ये आपने देखा, ये क्या है? कैच कर रहा है ना। अगर आपके पास ये कैच आए तो आप कौन से हाथ से करेंगे, राइट से लेफ्ट से? दोनों से करेंगे। बाज लोगों का राइट हैंड मजबूत होता है, बाज लोगों का लेफ्ट हैंड मजबूत होता है। अच्छा, जिसका राइट हैंड मजबूत है उसका लेफ्ट हैंड किसी काम करनी है किस काम का? अगर तो मदद करने में। हाँ, तो क्या करता है, जो हमारा वीक हैंड होता है वो हमारे दूसरे हैंड को सपोर्ट करता है। इसी तरह जो हमारी खूबियां हैं वो तो हमारी स्ट्रेंथ है, लेकिन जो हमारी वीकनेसेस हैं, क्या उसको हम बेहतर नहीं कर सकते? बेहतर करके हम क्या कर सकते हैं, उनको मजीद मजबूत कर सकते हैं, ठीक है। और हमारी स्ट्रेंथ्स को मजीद भी हम मजबूत कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने सीखा। अब हम एक एक्टिविटी करेंगे और वो शीट है, अच्छा शीट नहीं है, चलिए आपके पास अगर पैड है, हमारे पास टाइम भी शॉर्ट है, बस जल्दी से हम, आपके पास अगर पैड है ना, एक सब साइड पे अपनी खूबियाँ लिखें, एक साइड पे अपनी पांच खूबियाँ और 5 खामियाँ। ज़रा मुश्किल काम है लेकिन थोड़ा सा कोशिश करें। खूबियाँ तो इजी लिख लेते हैं लोग। अच्छा, खामियों के लिए पूछ सकते हैं। मैं कह दूँगी आपसे पूछे, मैडम से पूछे कि आपकी खामियाँ क्या हैं, तो वो लंबी फाइल। अक्सर लोग खूबियाँ अपनी लिखते हैं, खामियाँ दूसरों की। अपना अपना लिखना है। जरा सोचें थोड़ा सा। अपने अपना फील करना है, दूसरों को झांकने की जरा कोशिश नहीं करनी है, ठीक है। अल्लाह ने कहा ना, वला तजस्सुस नहीं है।
चलिए लिख लिया आप लोगों ने? चलें, आप लोगों ने जितना लिखी है, क्योंकि हमने आगे भी बढ़ना है, तो आप एक अपनी फहरिस्त बनाएंगे, ठीक है? बच्चों से भी बनवाएंगे, और आपने फिर अपने एक तरफ आपको खूबियाँ भी थोड़ी सी अंदाज़ा होगा कि अच्छा मेरे अंदर खूबियाँ क्या हैं, अच्छा आपको फिर थोड़ा सा ये भी अंदाज़ा होगा कि मेरे अंदर खामियाँ क्या हैं, और फिर आपने कोशिश ये करनी है कि अल्लाह ताला ने जो आपको खूबियाँ दी हैं उसको आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा और मज़ीद बेहतर करें, और जो खामियाँ दी हैं उनको कैसे दूर करना है, ठीक है? तो आपने अपना ये एहसास बनाना है कि जो मेरे अंदर खामियां हैं उनको मैंने दूर करना है। अच्छा, फिर कुछ एंड में ना हमारी कुछ सोचने से मुतल्लिक़ कुछ चीज़ें हैं, या जिसे हम फूड फॉर थॉट कह सकते हैं। एक ये है कि हमने ये सोचना है कि मैं अपनी खामियों को कैसे दूर कर सकता हूँ, ठीक है? तो हमें हमेशा अपनी ज़िंदगी के अंदर ये असूल बनाना चाहिए कि हमें पता हो कि मेरे अंदर क्या खामियाँ हैं, और ये भी हमें देखना चाहिए कि मैं उन्हें कैसे दूर कर सकता हूँ, ठीक है? फिर हमें ये भी सोचना है कि वो जो मैं अपनी खामियों को दूर करने की कैसे कोशिश करूँगा, उसकी कुछ आपने प्लानिंग करनी है। अच्छा, फिर इसके बाद आपने ये भी सोचना है कि जो खूबियाँ अल्लाह ताला ने मुझे दी हैं उसको मैं कैसे अल्लाह ताला को की खुशनुदी के लिए, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, और उस मकसद ज़िंदगी के लिए जो हमने तय किया ना, उसके लिए हम कैसे उस खूबियों को यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है? यानी मिसाल के तौर पर मुझे अगर कोई अच्छी कहानी सुनाने का, लेट्स सपोज अगर मेरे अंदर अच्छी देखी है खूबी है कि मैं अच्छी कहानी सुना सकता हूँ, मैं कुछ उल्टी कहानियाँ भी सुना सकता हूँ, कुछ अच्छी कहानियाँ भी सुना सकता हूँ, सीरत की कहानी भी सुना सकता हूँ, तो मुझे अब इस एबिलिटी को कैसे यूज़ करना है? अच्छे काम है, ठीक है? तो अल्लाह ताला ने हम में से जिसको भी खूबियाँ दी, हर एक को खूबियाँ दी हैं, खामियाँ दी हैं, तो जो खूबियाँ दी हैं हमने उनको यूज़ करना है अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, ठीक है? और उसके बाद आखिरी चीज़ क्या है कि मेरी जो खूबियाँ हैं उससे सिर्फ मैं मुसलमानों को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को फ़ायदा पहुँचाना है, और इस मकसद के साथ हमने अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। तो ये थी आज की हमारी खुदशनासी की स्लाइड। इससे मतलब आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। जी अच्छा, इसमें आपको थोड़ा मैं ज़रा क्लियर करूँ कि ये जो पीपीटीज हैं इसका लेसन है, इसका कोई और वो नहीं है, ठीक है? ये हमारी 25 एरियाज हैं, इस पर सिर्फ पीपीटीज नहीं है। इसके साथ सीरत है, सीरत का इससे डायरेक्टली लिंक नहीं, इनडायरेक्टली है। सीरत का आप उसी पैटर्न से सीरत को पढ़ाएंगे, जिस तरह से 6 में सीरतुल अंबिया है, 7 में सीरतुल नबी है। और ये जो पीपीटी है, ये जो खुदशनासी पर थी, खुदशनासी कहीं जाकर आपके काफ़ी वीक्स बाद आएगी, तो उसका जो लेसन प्लान है उसके मुताबिक ही आपने उसको लेकर चलना है। अच्छा, मुझे जी यहाँ पर जो एक हमारा जो मज़हब इस्लाम है, हम उसके बारे में करता बात, लेकिन एक बुद्धिज़्म में वो जो बुद्धिस्ट जो था गौतम बुद्ध, वो अपने आप के ऊपर बहुत ज़्यादा उनमें स्टडीज़ हैं, और ये जो योगा और ये प्रैक्टिसेस हैं, तो ये भी हेल्प करती हैं कुछ ना से। देखें, इस्लाम ने भी हमारी रहनुमाई की है, यानी इस तरह योगा क्या है, फोकस, कंसंट्रेशन, नमाज क्या है, फोकस, कंसंट्रेशन। तो अच्छा, जो हमें हमारे आइडियाज है ना, इसमें हम दोबारा रोल मॉडल की तरफ जाएंगे ना, तो हम सहाबा को देखेंगे क्या उनके पास उनको योगा की ज़रूरत थी, उनको किसी असल में हम कब क्यों इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है हमें, जब हमारी जो असल अपनी जो चीज़ें हैं उनको सही तरीके से, यानी नमाज को अगर हम नहीं समझ सकेंगे सही तरीके से, तो हमें अल्टीमेटली उसकी तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने बनाया ना हमें, और अल्लाह ताला हमारे मसाइल को भी जानता है, उसके सोल्यूशन अल्लाह ताला ने जो अक्सर रोज़ा है उसकी पूरी मश्क है, और ये सारी चीज़ें क्या हैं कि एक पूरी प्रैक्टिस से हमें गुजारना, उसके बहुत सारे फ़वाइद। तो मैं समझता हूँ कि हम अगर अपनी इन्हीं चीज़ों को सही अंदाज से करें तो इंशाल्लाह वो सारे मसाइल हमारे एड्रेस हो जाएंगे। जी
اس میں ایک چیز یہ ہے کہ میں نے خود یہ ادیان دیگر جو ادیان ہیں نا یہ میں نے خود پرسنلی ان کو بہت زیادہ اسٹڈی کیا ہے. تو کنکلوژن یہ ہے کہ ہر ایک چیز میں چند چیزیں اچھی ہیں جس کو دیکھ کر ہم سوچتے ہیں یار یہ تو بہت اچھا ہے, اور آگے ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس میں تو ہمیں اس میں کوئی فرق نہیں, لیکن کہیں نہ کہیں آگے جا کے وہ آپ کو تنگ کرتا ہے, اریٹیٹ کرتا ہے, ہاف انفارمیشن دیتا ہے, پوری بات آپ کو نہیں بتاتا, آپ کنفیوز رہتے ہیں. تو جب کہ ہمارا جو دین ہے وہ دین کامل ہے, وہ چھوٹی سی چیز سے لے کر بڑی سے بڑی چیز تک ہر چیز کمپلیٹ بتاتا ہے, جبکہ اسلام کے علاوہ کسی اور جگہ پہ کوئی کمپلیٹ سلوشن نہیں ہے, ہاف چیزیں موجود ہیں. تو ہمیں ایک پہ ہی رہنا چاہیے. ایسے ہی اور انشاءاللہ جب ہم باقی چیزوں کو پریکٹس کریں گے, آپ نماز اس حساب سے پریکٹس کریں گے کہ یار میں نے اپنے فوکس کو کنسنٹریشن کو بہتر کرنا, ہم انشاءاللہ فیل کریں گے کہ اس کے ذریعے سے یعنی یہ چیز بھی اچیو ہوتی ہے. بس یہیں پہ ہم اپنے سیشن کو کنکلوڈ کریں گے, اور اوور آل بھی آپ کا فیڈ بیک پورے سیشن کے حوالے سے وہ آپ دے سکتے ہیں. ٹھیک تھی بہت اچھا. تو اب انشاءاللہ ہماری اگلا سیشن جو ہے ہماری تزکیہ ڈائری, ہم نے اس وقت تک کتنی چیزیں کور کی کوئی بتا سکتے ہیں؟ مڈل کے سیکشن میں ہم نے کتنی ڈائری ہے یا میں لے آؤں؟ ڈائری کا سیمپل ہمارے پاس آپ کو دے ہیں. ہم نے ابھی تک 3 کیے نا, سیرت, کہانیاں. جی اب تک ہم نے کیا کور کیا؟ سیرت, ڈائری کون سی لگی تھی 6-7 والی یا دونوں لیں, ورک شاپ, 3 چیزیں مکمل کی ہیں نا, ورک شاپ, سیرت. سب سے پہلے ہم نے سیرت کی, پھر کیا کیا اور پھر ہم نے ورک شاپ کو کور کیا. ابھی اور اس میں خود سناسی ایک ایز سیمپل کے طور پر ہم نے ابھی ڈائریز اور پروجیکٹس اور کلبز رہے ہیں. جس طرح آپ نے اس میں دیکھا, اس طرح سے اسی آلموسٹ پیٹرن سے بیچ میں ایکٹیویٹیز کو لا کر, بیچ میں کوسچنس وغیرہ کو لا کر تو ایک ماڈل ہم نے کیا. تو آپ نے بھی کوشش یہ کرنی ہے کہ بچوں کو اس طرح سے سوالات کو, اور اینیمیشنز بھی اس میں اس لیے ڈالی گئی ہیں کہ وہ ایک چیز آپ سب سے پہلے پوچھیں گے, پھر ان سے آنسر لیں گے, پھر اس کے بعد اس کو آپ اس کے بعد تو اس طرح اس پیٹرن سے آپ نے کوشش کرنی جس طرح سے آج ہم نے اس کی پریکٹس کی ہے. تو اگلا سیشن ہے عبداللہ بھائی اس کو آگے کنڈکٹ کریں گے. تو اوور ٹو عبداللہ بھائی. اچھا جی, واپس آتے ہیں. چینج ہو رہے ہیں بندے, تو اس لیے آپ لوگ ذرا کنفیوز وہ نہیں ہوں گے, بور نہیں ہوں گے. ہم نے پیٹرن اس کا یہ رکھا ہے کہ کبھی وہ آ رہے ہوں گے, کبھی نہیں آ رہا ہوگا, تو اگر آپ کو بھی تھوڑا سا ٹیسٹ ملے گا. اچھا جی, اگلے سیشن ہم شروع کرنے لگے ہیں. یہ جو ورک شاپس کا آپ کے سامنے ایک ماڈل انہوں نے گزاری ہے آپ کو, اس سے تو میں ذرا پوچھنا چاہوں گا ابھی کہ کتنے لیول ہیں مڈل لیول پہ ورک شاپ کے؟ کتنے ہیں؟ 5. یعنی 6 کا ایک لیول ہو گیا, 7, 8, 9, 10. تو ہر لیول کے کتنی ورک شاپس ہیں؟ 25. بالکل. تو وہ 25 ورک شاپس کون سی ہوں گی آپ کے خیال میں؟ یہ وہ جو 25 ہم بتا رہے ہیں نا, تو یہ ہر کلاس کی الگ ورک شاپ ہے. ابھی جیسے یہ جو خود شناسی کی ورک شاپ ہے, تو اس کی جو وہ ہمارا لرننگ ڈاکومنٹ ہے جس کی ہم بات کر رہے تھے کہ اس میں آؤٹ کمز موجود ہیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ ورک شاپ بنائی گئی ہیں. جیسے یہ کلاس 6 کی, یہ خود ہی کے کمپوننٹ کے اندر تھا خود شناسی. تو اب اس کی میں وہ ڈاکومنٹ ہے نہیں, میں آپ کو اس کے اندر وہ آؤٹ کمز بتاتا, آپ کو ذرا اندازہ ہو جاتا کہ کیسے یہ میچ ہو رہا ہے. جیسے اس کے اندر ایک آؤٹ کم تھا کہ بچہ جو ہے وہ یعنی اپنی خلیفۃ اللہ فی الارض کا مفہوم جانتا ہو. اچھا, ایک آؤٹ کم اس کے اندر یہ تھا. اچھا, دوسرا آؤٹ کم تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد زندگی جانتا ہو, تو وہ آپ نے دیکھا اس کے اندر کیسے آیا. اچھا, ایک آؤٹ کم اس کے اندر یہ تھا کہ اپنی خوبیاں اور خامیاں جانتا ہو. تو اس طریقے سے وہ جتنی بھی آؤٹ کمز تھی وہ آپ نے کہاں دیکھی؟ ورک شاپ کے اندر. تو اس طریقے سے ہر لیول کی 25 ورک شاپس اسی انداز میں بنائی گئی ہیں. تو ایک ورک شاپ آپ نے اٹینڈ کیا ہے. تو اس کے بعد اب آگے چلتے ہیں. ہمارا تیسرا جو ہمارا سیشن ہے, چوتھا, تیسرا ہے چوتھا ہے چوتھا. تو ڈائریز کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. ڈائریز کیا ہے, اس کا مقصد کیا ہے, یا اس کی پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہے. اچھا جی, ڈائریز کا مقصد ویسے وہ جو آپ کو ہم بتا رہے تھے شروع میں, اس کے اندر خود ہی والا آپ ایک کمپوننٹ دیکھتے ہوں گے. اس کے اندر دوسرا, جیسے وہ میڈم نے درمیان میں بات کی تھی, خود احتسابی. تو خود احتسابی کے کمپوننٹ کو کور کرنے کے لیے ہم نے ڈائریز بنائی.
जो हमें मालूम हुआ ये सारा रिसर्च के नतीजे में जब इसको स्टडी करते रहे तो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब उन्होंने शुरू में बात की थी कि उन्होंने जो एक उम्मत तैयार की, और वो जो मैंने बिल्कुल स्टार्ट में एक मिसाल दी थी कि रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर को शिकस्त देने वाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयार करदा टीम थी जो सहाबा की थी। 200 साल वो आपस में लड़ते रहे, लेकिन 20 साल में इन्होंने दोनों को शिकस्त दी थी। अच्छा, उनका फिर हमने देखा कि उनका तरीका क्या था, उनका मॉडल क्या था, तो वो तज़किया के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देते थे। उनका प्रोफेटिक मॉडल ऑफ यानी कैरेक्टर बिल्डिंग में ज़्यादातर हमें मालूम होता था कि वो तज़किया के ऊपर ज़्यादा उनकी तवज्जो होती थी कि अपने रोज़ाना अमाल का जायज़ा, अपने रवैयों का जायज़ा, तो तज़किया के ऊपर उनकी जो है वो ज़्यादा यानी तवज्जो थी। और फिर जो हमारा विजन है कि हम उस कुरान सुन्नत की रहनुमाई में करना चाहते हैं, तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका था उसको हमने अडॉप्ट किया, तो वो बेसिकली तज़किया का था। तो उसके लिए हमने जो है वो डायरीज बनाई। तो वही बात है जो तज़किया नफ्स और खुद इंतसाबी के लिए अमली सरगर्मियों पर मुश्तमिल जो है वो डायरी है, और डायरीज के जरिए फिर अपने रवैये और गुजरे हुए कल का जायजा बच्चे लेंगे। और जहाँ वर्कशॉप्स के जरिए जो आपने देखा कि इल्म और मोटिवेशन आपको नजर आई ना, वहाँ पे हर एक चीज़ का देख रहे थे कि आपको नॉलेज मिल रहा था कि खुदशनासी क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ। तो अच्छा, वहाँ से वो नॉलेज लेगा वर्कशॉप से, मोटिवेशन ले रहा होगा जैसे आपने देखा, अमल की तरफ कौन लेकर जाएगा उसको, डायरीज। अब वो उसको देखेंगे जरा ये उसको अमल की तरफ कैसे लेकर जा रहा है। जैसे मैंने बात की ना रवैयों का जायजा ले रहा है, तो जैसे वो रवैया पढ़ रहा होगा तो उसके जायजा जब वो लेगा तो वो अमल की तरफ उसको लेकर जा रहा होगा। तो नॉलेज जो है वो कहाँ से उसको मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है, वर्कशॉप से। मोटिवेशन कहाँ से मिल रही है, और अमल की तरफ कौन लेकर जा रहा है उसको, देखते हैं जरा कि वो अमल की तरफ कैसे लेकर जा रहा है। अच्छा जी, पहली ये डायरी है आपके सामने, इसका ये टाइटल मौजूद है हसना डायरी। तो ये मैडम आप इनको शेयर करने हैं इनके साथ, तो इसके ऊपर फिर जरा बात करते हैं कि ये क्या है। अच्छा, ये आपके सामने है हसना डायरी। जरा इसको पहले देखते हैं, पहले एक डायरी को, इसको जरा समझते हैं कि ये क्या है। अच्छा, जो हमारे जो हासिलात ताल्लुम जिसकी हम बात कर रहे थे, और लर्निंग आउटकम्स के डॉक्यूमेंट की, उस लर्निंग आउटकम के डॉक्यूमेंट्स में से रवैयों वाले जितने भी आउटकम्स हैं, मिसाल के तौर पर मेरी तरफ जरा तवज्जो दें। मिसाल के तौर पर सच्चाई वाला जो पहला इक़दार के अंदर कंपोनेंट है सच्चाई वाला, तो आपको ये भी बताया कि ये 3 साल से लेकर 15 साल तक के बच्चों के लिए। तो पूरे हमने उसको स्टडी किया कि सच्चाई का नर्सरी से लेकर 10th क्लास के आउटकम को स्टडी किया। फिर उसमें से हमने देखा कि इसमें रवैयों वाले आउटकम्स कौन कौन से हैं। मिसाल के तौर पर सच्चाई में एक रवैयों वाला आउटकम ये हो सकता है कि मैंने मजाक में भी झूठ नहीं बोला, ये एक रवैया हो गया ना। अच्छा, एक और दयानत में मिसाल के तौर पर एक ये रवैया हो सकता है कि मैंने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं की, एक रवैया हो गया। अच्छा, अल्लाह के हुकूक में एक रवैया ये हो सकता है कि मैंने 5 वक्त नमाज बर वक्त अदा की। इस तरह हमने पूरा स्टडी करने के बाद हमने ये देखा कि इसमें रवैयों वाले आउटकम्स कौन से हैं, उसको हमने किसका हिस्सा बनाया, डायरी का। अब जैसे आपके सामने मैं ये रखता हूँ, अच्छा ये हर क्लास की अलग डायरी है, यानी हर क्लास के अलग किस लिए है, कोई जवाब दे सकता है हर क्लास के अलग क्यों है? जरा इसका टेक्निकल एक जवाब होगा मेंटालिटी डिफरेंस होता है बच्चों में जी। यानी जैसे आपने कहा ना, वो मैंने कहा कि हर क्लास के अलग आउटकम्स हैं, क्लास 6 के अलग आउटकम्स हैं, इसलिए हर क्लास के अलग डायरी है, क्योंकि वो उन आउटकम्स के मुताबिक वो रवैयों का पूरा एक डायरी बनी। तो ये क्लास 6 की अलग डायरी होगी, जैसे इसके ऊपर आपने देखा कि ये 6 की है, फिर 7th की अलग है, 8th की अलग है। और तमाम बच्चे फिर जैसे आपको बताया कि बच्चों के रवैयों और उम्र से मुताबिक हैं। अच्छा, जैसे ये अब आपके सामने एक क्लास 6 की डायरी है, तो इसका जरा पहला पेज खोलिए। ये आपके सामने कुछ आउटकम्स आएंगे, जैसे मैंने मजाक करके झूठ नहीं बोला, मैंने दूसरों को चीज़ें उनको बर वक्त वापस की, मुश्किल में अल्लाह से मदद की दुआ की। अच्छा, मैंने दोस्तों या घर के झगड़े में हमेशा उनका साथ दिया जो हक पे था। तो ये सारे वो रवैये हैं, आप सारे पढ़ेंगे ना, तो ये सारे रवैये हैं। हर क्लास के लिए कितने अहदाफ हैं? 30 अहदाफ हैं, और उनको कितनी सेमाइयों पर मुश्तमिल किया हमने? 3 पे, यानी हर सेमाई के 10 आउटकम्स हैं। तो 3 महीने की कितने आउटकम्स हुई? 10। उसका क्या होता है, हफ्तावार बच्चा जायजा लेगा। यहाँ पे सामने 12 खाने नजर आ रहे हैं, तो यानी एक महीने में 4 हफ्ते हुए, तो ये 3 महीनों में कितने हफ्ते हो गए? 12। तो इन 10 आउटकम्स का बच्चा जो है वो हफ्तावार जायजा लेता है। पेरेंट्स उसकी मदद करते हैं इसमें, वो उनका फीडबैक भी शामिल होता है कि ये
इस हफ्ते मिसाल के तौर पर इन 3 महीनों में स्कूल और पेरेंट्स मिलकर ये काम कर रहे होंगे कि बच्चों को यानी सिर्फ इसके ऊपर वो आ जाए कि वो मजाक में झूठ ना बोलते हों। तो स्कूल अपनी तरफ से मेहनत कर रहा होगा, पेरेंट्स उसमें खुद डेली नोट कर रहे होंगे, तो ये फिर 3 महीनों के अंदर ये आउटकम्स फिर बदल जाते हैं। आप अगले पेज पे जाएंगे तो आउटकम्स आपको डिफरेंट नजर आएंगे, फिर आप तीसरे पेज पे जाएंगे तो वो आउटकम्स चेंज हो जाएंगी। इस तरीके से वो 25 हमने पढ़ी है पूरी, वो जो 25 औसाफ है ये सारी पढ़ी है। फिर इसमें से जो भी रवैयों वाले आउटकम्स है वो किसका हिस्सा बनाया हमने, इस डायरी का हिस्सा बनाया। तो अब आपने देखा कि जब वो रवैयों का जायजा ले रहा है तो वो उसको किसकी तरफ लेकर जा रहा है, अमल की तरफ। मिसाल के तौर पर मजाक में झूठ बोलने वाला मसला है तो अब अमल की तरफ जा रहा है, उसको दूर करने की कोशिश कर रहा है। मिसाल के तौर पर वो नमाजें बर वक्त नहीं अदा कर रहा है तो वो जायजा जब ले रहा है तो वो अमल की तरफ उसको लेकर जा रहा है। इस तरीके से ये फिर हर क्लास की जो है वो अलग डायरी है, और 3 जैसे आपको बताया कि 30 अहदाफ हैं और 3 छमाही है, और 10 अहदाफ का हफ्तावार बच्चा जो है वो जायजा ले रहा होता है। अच्छा, ये इसमें जो इस साइड है ना, ये वाली साइड, टिक इस साइड पे करना है इसका। हाँ, ये देखिए यहाँ पे ना आपको एक साइड पे ये आउटकम नजर आ रही हैं, फिर आगे जो है वो हर आउटकम की मिसाल के तौर पर ये दूसरा आउटकम है, मैंने दूसरों की चीजें उनको बर वक्त वापस की, तो दूसरे के आगे पहला हफ्ता चल रहा है, तो उस दूसरे के आगे उसने उसका कुछ तरीका है कि अगर मुकम्मल किया तो टिक लगाए, किसी हद तक किया तो सर्कल लगाए, बिल्कुल नहीं था कुछ तो क्रॉस लगाए। तो उसी आउटकम्स की वो नंबर दिए हुए, जैसे मिसाल के तौर पर 8वां आउटकम है तो 8वें आउटकम के आगे ही वो लिखेगा। दूसरा हफ्ता चल रहा है तो दूसरे हफ्ते की लाइन में लिखेगा, दूसरे हफ्ते का अलग कॉलम है, 10वें हफ्ते का अलग कॉलम है। और ये जो 1 से 12 वाला क्या है, ये 12 हफ्ते हो गए ना, जैसे ये पहला हफ्ता चल रहा है, दूसरा हफ्ता है, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये हफ्ते ऊपर वाले रोज में आपको हफ्ते नजर आ रहे हैं, और कॉलम्स में वो उसकी जो आउटकम्स हैं उसका वो जायजा ले रहा होगा। यानी पहले हफ्ते में वो पूरे 10 के 10 फिल करेगा और लेकिन इधर से एक में करेगा। आउटकम्स का जायजा लेगा हर हफ्ते। ठीक है, हर हफ्ते वो 10 आउटकम्स का जायजा लेगा, तो इस तरीके से 12 हफ्ते वो मुकम्मल कर रहा होगा, तो यानी 3 महीने पूरे हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है कि डायरी के हर छमाही के 10 अहदाफ बच्चों के सामने रखे जाते हैं और फिर इसकी अहमियत के हवाले से बताया जाता है। तो एक सेशन ये होता है कि बच्चों को एक एक आउटकम की अहमियत के ऊपर जो है वो बताया जाता है। मिसाल के तौर पर पहला जैसे आउटकम है कि मैंने मजाक में भी झूठ नहीं बोला, तो बच्चों के साथ जरा उसके हवाले से बात की जाती है कि आजकल क्या हो रहा है कि हम हर बात पे मजाक कर रहे होते हैं और हमें समझ नहीं आ रही होती, हम बात कर जाते हैं लेकिन वो मजाक में झूठ बोलते हैं लेकिन हमें उसका अंदाजा नहीं होता, तो उसकी अहमियत के हवाले से बच्चों के साथ बात की जाती है। इसी तरीके से हर आउटकम की, तो एक एक आउटकम की अहमियत के ऊपर बच्चों के साथ बात होगी। और फिर हफ्तावार इसका जायजा कहाँ पे हुआ करेगा, वर्कशॉप्स वाली क्लास में। जैसे वो मुजम्मिल भाई ने आपको दरमियान में बताया कि वर्कशॉप्स गुजर गई, तो अब वो टीचर बच्चे से पूछ रहा होगा कि यार आपने वो इस वीक अपनी यानी ये उस क्लास में भी हो सकता है, आखिर में टाइम दिया जाए कि बच्चों को कहा जाए कि अपने पिछले वीक का जायजा जो है वो अभी आप ले लें, और डायरी आपके पास होगी, तो उस क्लास में भी बच्चे जो है वो डायरी फिल कर सकते हैं। और दूसरा ये कि जिस दौरान ये हंसना डायरी होगी उस दौरान तज़किया डायरी नहीं है, तज़किया डायरी अलग है, वो हम आपको आगे बता देंगे। तो ये एक डायरी जो है वो चल रही होगी। अच्छा, इसके अंदर टीचर्स का क्या रोल होता है कि वो पेरेंट्स के नाम खत लिखती है कि हम इन 3 महीनों में बच्चों के अंदर ये 10 रवैये तब्दील करना चाहते हैं, तो आपने इसके अंदर हमारे साथ तावन करना है। कि ये सिर्फ टीचर का रोल नहीं है, टीचर के एंड पे नहीं है कि वालिदैन अगर टीचर को इल्जाम देने लग जाए कि हमने तो उनके हवाले कर दिया था तो वो उन्होंने चेंजेस नहीं लाई। पेरेंट्स का इसके अंदर सबसे बड़ा रोल है। तो ये कंफ्यूजन जो होती है ना कि पेरेंट्स और टीचर्स की आपस में कि यार ये किसका रोल है, किसकी जिम्मेदारी है, तो ये दोनों की जिम्मेदारी है। पेरेंट अपनी तरफ से कोशिश करेगा और टीचर अपनी तरफ से। तो पहला काम स्कूल ये करता है कि वो खत लिख लेता है कि हम इन 3 महीनों में बच्चों के अंदर ये रवैये पैदा करना चाहते हैं, तो आपने इनकी निगरानी करनी है और आपने इसके अंदर इनकी कोशिश करनी है कि वो। फिर इसी तरीके से आज तो व्हाट्सएप हर किसी के पास मौजूद है, तो पेरेंट्स का व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ और हर हफ्ते वो उसकी तस्दीक के लिए मैसेज भेजा जाए कि वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। फिर इसी तरीके से हर 3 महीने बाद पेरेंट टीचर्स मीटिंग हो और वो आप पेरेंट्स आपस में शेयर कर रहे हो और टीचर्स जो है वो शेयर कर रहे होंगे स्कूल के अंदर उस बच्चे का रवैया ये था, उसने ये चेंजेस हमने देखी। पेरेंट्स खुद बता रहे होंगे अच्छा घर के अंदर भी उसके अंदर ये चेंजेस आ रही हैं, तो जरा आप टीचर्स और पेरेंट्स का भी आपस में एक ताल्लुक बन जाता है और वो बच्चे की उनको मजमूई तस्वीर उसको नजर आ जाती है कि घर के अंदर उसका क्या रवैया और स्कूल के अंदर उसका वो टीचर फिर बता देता है। और इसी तरीके से फिर हम कहते हैं कि क्लास के अंदर जैसे आपने ये चार्ट्स लगाए हुए, तो इन 10 आउटकम्स के चार्ट्स लग जाए क्लास में। मिसाल के तौर पर ये उस बच्चे की क्लासरूम है, ये क्लास 6 है, तो ये 10 आउटकम्स किसी चार्ट का हिस्सा हो वो क्लास के ऊपर लगे हो ताकि बच्चों की नज़रों के सामने हो कि मैंने इस 3 महीनों में
इन रवैयों के ऊपर काम करना है। इसी कि तरीके से जिस समाई में चल रहा है उसी समाई में ये वाले लगा दिए जाएं। उसी समाई के आउटकम जो है किसी आर्ट का हिस्सा बनाए जाएं और उसकी ठीक है। क्लासरूम में लगाए जाएं, ताकि उसकी नज़रों के सामने हो कि मैंने 3 महीने सिर्फ इन आउटकम्स के ऊपर काम करना है और ये रवैये मैंने अपने तब्दील करना है। इसी तरीके से पेरेंट्स का इसके अंदर ये रोल होता है कि वो घर के किसी वाज़ेह मकाम पर वो चार्ट लगाएं, उस बच्चे के कमरे में लगा दें या घर के किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे सब इकट्ठे होते हैं, तो घर के अंदर भी ये चार्ट जो है वो लगाए जाएं ताकि बच्चों के सामने हो। फिर इसी तरीके से जैसे आपको बताया कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से टीचर जो है वो बच्चों को बताता है कि ये 10 रवैये मैंने चेंज करने और इसकी अहमियत बता देता है। जैसे मैंने थोड़ा सा वैसे लिख लिया था ये 10 आउटकम्स हैं, तो थोड़ा थोड़ा आप भी मतलब इस तरीके से 2-2 जुमलों के अंदर आप बता सकते हैं कि इसकी अहमियत क्या है। तो ये पहले 10 आउटकम्स का यहाँ पर थोड़ी सी तफसील दी हुई है, तो एक की तफसील मौजूद है। जैसे बच्चों को ये बताना है सिर्फ कि मैंने गालियाँ नहीं दी, किसी को बेहुदा लतीफ़े नहीं सुनाए, तो इसकी अहमियत के ऊपर आप आराम से बात कर सकते हैं कि गालियों का नुकसान क्या है या गालियों की वजह से क्या होता है, कब्र के अंदर बिच्छू कैसे आते हैं, तो ये थोड़ी सी अहमियत जो है उसकी बताई जा सकती है। इस तरीके से एक एक आउटकम की अहमियत जब आप बच्चों को बताएंगे, जैसे ये है कि मैंने घर में स्कूल में गंदगी नहीं करें, तो गंदगी के हवाले से आप आसानी से बात कर सकते हैं कि बच्चों ये मसला है हमारा, सफाई के हवाले से हम लोग इतनी कमजोरी का शिकार हैं, तो इसके ऊपर हमने काम करना है। इसी तरीके से एक एक आउटकम की आपने अहमियत बताई और फिर इसके बाद ये शुरू हो गई। जैसे ये 9वां है, मैंने वालिदैन की खिदमत की और उनके किसी काम से इनकार नहीं किया। 10वां है, मैंने किसी से कोई बदतमीजी नहीं की। इस तरीके से ये सारे 10-10 आउटकम जो हैं वो मौजूद हैं। तो उसकी अहमियत के हवाले से आप 2-2 जुमले बनाएं जैसे मैंने सामने लिखे हुए हैं, और फिर उसकी अहमियत के हवाले से आप लोग बच्चों से जो है वो बात करेंगे। तो ये हमारी पहली जो डायरी है वो थी हसना डायरी। तो सर कितना टाइम है? 5-6 मिनट है हमारे पास। तरबिया भी कर ही लें, वो तज़किया वाली तज़किया भी करते हैं। ब्रेक किस टाइम करनी है हमने? जब आप ये पूरा करेंगे फिर ब्रेक। अच्छा सर, सही। अच्छा, यहाँ पे एक एक्टिविटी हम ये करते हैं, लेकिन चलेंगे आप लोगों ने घर जाके करनी है ये एक्टिविटी। आप लोगों ने ये करना है, ये इसकी दूसरी सेमाई आप लोग खोलेंगे और इसकी 10 आउटकम हैं आपके पास। आपने ये फील करना है मिसाल के तौर पर कि वो बच्चा अब आपके सामने है और हर आउटकम की अहमियत के ऊपर आपने उसको बताना है। तो आप कौन से 2-3 जुमले जो है वो उसको बताएंगे। जैसे ये पहला है, मैंने अच्छी और बुरी आदत जानने की कोशिश की ताकि खुद को बेहतर बना सकूं। तो इसके हवाले से बच्चे से क्या बात करेंगे वो आप लोगों ने लिखना है। यानी दूसरा है कि जब कोई गलती हुई तो अपनी गलती तस्लीम कर ली, तो इसकी अहमियत क्या है, यानी इसके ऊपर आप 2-3 जुमले जो है वो लिखें, तैयार करें, ताकि वो जब आप दूसरी सरमाई में जाकर इन आउटकम्स को लॉन्च कर रहे होंगे तो आपके पास पहले से उसकी अहमियत के हवाले से कोई हदीस आप ढूंढ सकते हैं, कोई कुरान का हवाला भी आपको मिल सकता है, तो उसकी अहमियत के हवाले से आपने बच्चों से बात करनी है। तो ये फिर एक्टिविटी आपके घर के लिए दे दी, क्योंकि अभी यहाँ पे टाइम नहीं है, तो वरना ये एक्टिविटी हम यहाँ पे करवा लेते। तो इसकी आपको अंडरस्टैंडिंग होगी इस डायरी की। इस डायरी के हवाले से अब कोई सवाल हो तो सर, ये जो आपने अभी बोला था, ये दूसरी सेमाई के? हाँ, दूसरी सेमाई के आपके आउटकम दिए हैं, कोई भी 10 या तीसरी के आप ले लें। आपको सिर्फ इसलिए ये एक्टिविटी दे रहा हूँ ताकि आप कल जब इसको लॉन्च कर रहे होंगे, इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे आ रहे होंगे, तो आपको एक एक आउटकम की अहमियत के हवाले से थोड़ा सा यानी मालूमात हो, ताकि बच्चों को फिर उसकी अहमियत जो है वो बताई जाए। तो ये आप लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी है। ये हर क्लास की अलग है या सबकी एक जैसी है? डिफरेंट, हर क्लास की क्या है? डिफरेंट है। तो इसके अंदर कितने आउटकम्स हैं? नहीं, टोटल कितने हैं इस पूरी डायरी के अंदर? 30 हैं। और हर मंथ के कितने मंथ्स पे इसको हमने डिवाइड किया हुआ है? 3 मंथ्स की। और हर 3 महीनों के कितने आउटकम्स होंगे? 10। और उसका जायजा कितने दिनों बाद होगा? हफ्ते में एक दफा। तो हफ्ते, और इसका जायजा किस क्लास में हुआ करेगा? वर्कशॉप वाली क्लास में। तो ये चले अच्छा हो गया कि इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको मुकम्मल हो गई है। और इसके जैसे वो इम्प्लीमेंटेशन आपको बताई, तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमने क्या करना था? एक एक आउटकम की अहमियत जो है वो बच्चों को बतानी थी। जैसे कुछ हमने जुमले अहमियत लिखनी है, और बाकी वो पेरेंट्स का रोल, इसके टीचर्स का क्या रोल था क्लासरूम में, वो क्या करेगा? इसका चार्ट लगाएगा। और पेरेंट्स का भी कुछ रोल बताया था कि घर के किसी कमरे में जो है वो उसकी लगाएगा। और 3 महीने बाद पेरेंट्स टीचर्स क्या करेंगे? मीटिंग करेंगे, ताकि वो आपस में घर के रवैये और क्लासरूम के रवैये वो आपस में डिस्कस करेंगे। दूसरी डायरी पे आते हैं अभी। ये है तज़किया डायरी, ये भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। अच्छा, इधर 2-3 इधर दे दें सर को। अच्छा,
اچھا جی آگے چلتے ہیں. یہ ہماری 2 ڈائریز ہیں تو تھوڑا سا ٹائٹل ایک جیسا ہے, آپ کو ایک جیسا لگ رہا ہوگا. اس کو ہم فیوچر میں ٹائٹل اس کا چینج کر رہے ہیں تو یہ ڈفرینٹ ہو جائے گا. ابھی آپ کو اس کا ایک جیسا ٹائٹل لگ رہا ہے لیکن یہ دونوں بالکل مختلف ہیں. تو ہم اس ڈائری کو ڈسکس کرتے ہیں, اس کے بعد بریک ہو جائے گی اور بریک کے بعد پھر انشاءاللہ ہمارے آخری 2 سیشن رہ جائیں گے. اچھا جی یہ کیا ہے تزکیہ ڈائری, اس کی ذرا تفصیل دیکھتے ہیں. اچھا یہ اس کا تھوڑا سا میری طرف توجہ ہے, اس کا ذرا میں بیک گراؤنڈ آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ یہ ہے کیا. اچھا یہ ایک صاحب ہوتے ہیں شیخ حمزہ یوسف صاحب, تو ان کی ایک کتاب ہے پیوریفیکیشن آف دا ہارٹ کے نام سے. وہ پوری لمبی کتاب ہے, اس کے اندر انہوں نے کچھ مشقیں بتائی ہیں اور کچھ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ ہم جب آخرت میں اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو یہ جو ہمارے جسم جو ہے وہ یہ رک جائے گا, ہمارے اعضاء جو ہیں یہ گواہی دے رہے ہوں گے. یعنی ہاتھ اپنی گواہی دے رہا ہوگا, پاؤں اپنی گواہی دے رہا ہوگا, زبان اپنی گواہی دے رہا ہوگا کہ اس نے یعنی پوری زندگی میں اس نے کیا کیا میرے ذریعے کیا ہے. تو یعنی وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ اعضاء جو ہے وہ ہماری گواہی دے رہے ہوں گے. ہم سب کو معلوم ہے, اس کے اوپر ہمارا بلیف ہے کہ ہمارے یہ یعنی قرآن کا مطالعہ کریں, حدیث سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اعضاء جو ہیں یہ اپنی اپنی گواہی دے رہے ہوں گے. اچھا وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہ اس زندگی میں, یہ جو ہماری زندگی ہے اس میں اس اعضاء کے اوپر ہی اگر ہم کام کر لیں, ان کی حفاظت اگر ہم کر لیں تو یہ تو پھر کامیابی تو ممکن ہے ہمارے لیے. تو وہ کہتے ہیں کہ ان اعضاء کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. یعنی وہ اعضاء کون کون سے ہیں, اس کے اندر 8 وعدے ہیں. انہوں نے اس کے اندر کچھ مشق بتائی ہے کہ 8 وعدوں کی مشق ہے, 40 دن تک وہ مشق کرواتے ہیں. وہ 8 وعدے کون کون سے ہیں ذرا وہ دیکھتے ہیں. یہ 8 وعدے, اس کے اندر 40 روزہ مشق ہے اور یہ تزکیہ ہے, اس کا آسان مستقیم حل ہے. 8 وعدے کون کون سے ہیں. پہلا وعدہ ہے اس کے اندر نماز کی حفاظت کا, دوسرا ہے زبان کی حفاظت, تیسرا ہے کانوں کی حفاظت کا, چوتھا آنکھوں کی حفاظت کا ہے, پھر 5واں شرم و حیا کی حفاظت, پھر اسی طریقے سے معدے کی حفاظت, ہاتھوں کی حفاظت اور پاؤں کی حفاظت. یہ وہ 8 وعدے. اس کا امپلیمنٹیشن کیسے ہوتی ہے, اس کو کیسے جو ہے وہ شروع کیا جاتا ہے, اس کو ذرا دیکھتے ہیں. اچھا اس کی ڈائری کی ایک امپلیمنٹیشن ایسے ہوتی ہے, یہ ایک ورکشاپ کے ذریعے ہوتی ہے, وہ تقویٰ کے موضوع پر ہوتی ہے ورکشاپ, اور اس کے بعد پھر اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. اور یہ اس کا ماحول یہ ہوتا ہے کہ یہ رمضان میں ہم شروع کرتے ہیں. رمضان میں ایک مجموعی ماحول ہوتا ہے اس کے تزکیہ کا, عبادات کے حوالے سے, باقی اعمال کے حوالے سے. تو یہ 5 دن پہلے رمضان سے شروع ہوتی ہے, 30 دن پورے رمضان کے گزرے اور رمضان کے 5 دن بعد یعنی یہ 40 دن جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مکمل ہوتے ہیں. تو اس دوران جو ہے وہ یہ ڈائری جو ہے وہ لانچ ہوتی ہے. اب اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے, یہ آپ کے سامنے مثال کے طور پر یہ چل رہا ہے نماز کی حفاظت کا. تو سب سے اوپر لکھا ہوگا کہ اللہ سے عہد. ہوتا یہ ہے کہ بچہ صبح جو ہے وہ یعنی اللہ سے عہد کرتا ہے, وہ اسمبلی میں بھی ہو سکتا ہے. وہ عہد کیا ہے, جیسے ہر صبح اٹھ کر اللہ سے وعدہ کیجیے کہ میں اپنی 5 نمازیں بر وقت اور باجماعت ادا کروں گا اور نماز کے اندر خشوع اور خضوع حاصل کرنے کی کوشش کروں گا. اچھا اسی طریقے سے آنکھوں کی حفاظت کا چل رہا ہے, تو وہ کیا ہے, ہر صبح اٹھ کر اللہ سے وعدہ کیجیے کہ میں کسی ایسی چیز کی طرف نہیں دیکھوں گا جو اسلام میں حرام ہے, اگر انجانے میں نظر چلی گئی تو نظریں پھیر لوں گا. اسی طریقے سے زبان کی حفاظت کا ہے, تو ہر صبح اٹھ کر اللہ سے وعدہ کیجیے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا, غیبت اور جھگڑا نہیں کروں گا, اور کسی ایسی بات میں مداخلت نہیں کروں گا جس سے میرا کوئی تعلق نہیں. تو یہ صبح بچے نے عہد کیا, پورا دن اس عہد کی حفاظت کی. رات کو بیٹھ کے وہ صرف 2-3 منٹ نکالتا ہے اس کے لیے اور اپنی ڈائری جو ہے وہ فل کرتا ہے کہ میں نے پورا دن اپنے اس عہد کو جو میں نے صبح اللہ سے وعدہ کیا تھا تو اس کے اندر مجھ سے اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو وہ دائرہ لگائے, اگر بالکل صحیح رہا ہے تو وہ ٹک لگائے, اور کہیں بالکل مسئلہ ہے تو وہ کراس لگاتا ہے. اچھا ہوتا کیا ہے, یہ ڈائری جو ہے وہ بچے کے پاس ہوتی ہے, ٹیچر یہ نہیں چیک کرتا, لیکن ٹیچر صرف جائزہ یہ لیتا ہے کہ بچے نے فل کیا تھا یا نہیں کیا تھا. مقصد کیا ہے کہ جب رات کو بیٹھ کے صرف بچہ یہ سوچ رہا ہو کہ میں نے پورا دن کسی کو گالی تو نہیں دی تھی, میں نے کسی غلط مووی یا غلط ویڈیو تو نہیں دیکھی, اچھا میں نے کانوں سے کوئی گانا تو نہیں سنا, صرف وہ بیٹھ کے یہ سوچ رہا ہو نا, تو ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ تزکیہ اس ٹائم ہو جاتا ہے, اسی لمحے ہو جاتا ہے جب بچہ صرف یہ ریئلائز کر رہا ہو کہ میں نے پورا دن یہ غلطی تو کوئی نہیں کی. اس لیے تزکیہ اس مومنٹ ہو جاتا ہے, اور بچے کو یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ ٹیچر کو ڈائری دی جائے, یا ٹیچر اس سے نہیں لے سکتا کہ میں چیک کروں. تو اس طریقے سے پھر یہ جہاں پہ لانچ ہوا ہے تو اس کا بہت اچھا فیڈ بیک آ رہا ہے, اور بچے جو ہے وہ اس کے نتیجے میں اپنے رویوں کے اندر بہت تبدیلی لا رہے ہیں. تو یہ پھر 8 وعدوں کی اس طریقے سے پریکٹس ہوتی ہے, اور رمضان کے اندر یہ 40 دن چل رہا ہوتا ہے. اس کے 2 ماڈل ہیں. ایک ماڈل یہ کہ 8 کے 8 وعدے 40 دن مسلسل چل رہے ہوں,
दूसरा मॉडल ये कि 40-40 दिन एक एक अहद चल रहा हो, यानी 40 दिन नमाज की हिफाजत का चला, 40 दिन जो है वो कानून की हिफाजत का चला। तो दो मॉडल हैं इसके, दोनों जो है वो अडॉप्ट किए जा सकते हैं। तो ये इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड है जो आपके सामने रखा है। इसका भी यही मॉडल है, जैसे आपने देखा ये 40 दिन का पूरा वो बना हुआ है बॉक्स, तो उस बॉक्स को वो फिल कर रहा होगा। तो ये जैसे वो आपको सारा उसका बता दिया कि अल्लाह से अहद हो रहा है, हिफाजत हो रही है, और फिर अपने एहतिसाब का तरीका है, और उसकी अहमियत के हवाले से थोड़ा सा दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपको नजर आ रहा होगा। तो ये इसकी तफसील है। और इसके बाद फिर 40 रोज़ा रिकॉर्ड भी बच्चों के पास होता है। इसके अंदर भी वही बात है कि टीचर्स का क्या रोल है, तो वो वालिदैन के नाम पर लिखते हैं, हर हफ्ते याद दहानी होती है, और जायजा डायरी के दौरान सरगर्मी स्कूल के मुख्तलिफ मकामात पर ये वादों के चार्ट्स लगाए जा सकते हैं। जैसे वो आपको ये दिखाया है आखिरी पेज पे, इसके वादों के चार्ट्स होंगे। तो ये स्कूल में मुख्तलिफ जगहों पर ये भी लगाए जा सकते हैं। तो इसका एक तो ये तरीका है। अच्छा, इसमें मेरा एक ये कि ये ख़त का एक फॉर्मेट आप लोग वैसे दे दें तो ज़्यादा बना रहे हैं इसका, इंशाल्लाह हर स्कूल को हम इसका कोई ना कोई फॉर्मेट दे देंगे जो पेरेंट्स के नाम हो स्कूल लिखा करेगा। और फिर दूसरा इसका हम ये कहते हैं कि व्हाट्सएप पर तस्कीर के लिए डेली जो है वो मैसेज भेजा जा सकता है, या हफ्तावार कि बच्चे जो है वो इसके अंदर कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और फिर दूसरा इसका हम ये कहते हैं कि असेंबली स्कूल में होती है, हर स्कूल के अंदर मॉर्निंग असेंबली होती है, उसमें किसी एक वादे के ऊपर जो है वो असेंबली के अंदर जरूर बात हो, ठीक, या 8 के 8 वादों के ऊपर भी बात हो सकती है। तो रोजाना 40 दिन, यानी आप समझे कि असेंबली के अंदर भी वो ऐड दोहराए जा रहे हैं, उधर भी बताए जा रहे हैं, फिर पूरा दिन जो है वो उसकी हिफाजत। इस दौरान इसके चार्ट भी बना के स्कूल में लगाए जा सकते हैं, चार्ट्स लगाए जा सकते हैं। पेरेंट्स को भी हम ये कहते हैं, जैसे उस दूसरी डायरी का आपको बताया कि वो घर के अंदर भी मुख्तलिफ जगहों पर या उसके कमरों के अंदर जो है वो ये लगाया जाए। तो असेंबली में किसी एक वादे के ऊपर तस्कीर के लिए लेक्चर जो है वो दिया जा सकता है। तो इसके अंदर इसकी तफसील भी मौजूद है, और सब टीचर हैं, तो इसके लिए हमारा मसला नहीं है कि हम इसकी तैयारी करें या जो भी करें। जैसे नमाज की हिफाजत का तो असेंबली में थोड़ी सी उसके ऊपर बात कर ली, कानों की हिफाजत का तो उसके ऊपर 2 मिनट की बात काफ़ी हो जाएगी। तो 40 दिन ये भी यहाँ पे भी चल रहा होगा। अच्छा, ये डायरी चलें, इसकी एक्टिविटी हम ये करवाते हैं कि ये जो सब कुछ हम बता रहे हैं हम अपना भी तो जायजा लें ना। तो ये अभी चूंकि यहाँ पे टाइम नहीं है, तो हम बैठ के अपने गुजरे हुए कल का जायजा ले रहे होंगे यहाँ पे बैठ के। तो रात को बैठ के हम भी अपना जायजा लें कि हमने गुजरे हुए कल कानों की हिफाजत के हवाले से, आंखों की हिफाजत के हवाले से, शर्मो हया के हवाले से, नमाज के हवाले से हम अपना भी जायजा लेंगे इंशाल्लाह। तो ये जो सारी चीज़ें हैं जो हम खुद बच्चों के अंदर पैदा करना चाह रहे हैं, तो पहले अपने अंदर तो हमारी पैदा होंगी, तब जाके हम वो एक्सपेक्ट करेंगे कि हम बच्चों के अंदर ये पैदा करेंगे। तो यहाँ पे फिर हम ये एक्टिविटी भी करवाते हैं कि ऐसी जगह पे हम ये डायरी खुलवाते हैं, तो ये बच्चों की डायरी है, वरना आपसे यहाँ पे करवानी थी मैंने, बच्चों की डायरी है, तो इसके ऊपर जो है वो, लेकिन सर मैं कहता हूँ ये टीचर्स को भी ये डायरी स्क्रिप्ट दीजिए, उनको भी ये दिया जाए। जैसे हमारा अभी जिस इदारे से हमारा ताल्लुक है, तो ये जो सारा मॉडल हम बता रहे हैं, हम असेंबली में भी यही चला रहे हैं, हमारी भी मॉर्निंग असेंबली होती है, उसमें 40-40 दिन हम एक चला रहे हैं। इन दिनों हमारा ज़बान की हिफाजत का चल रहा है, तो हम सब के पास भी ये डायरी मौजूद है, हम भी रात को बैठ के अपना जायजा ले रहे होते हैं। तो ये टीचर्स को भी दे दी जाए, और उनके लिए भी ये बहुत मुफीद रहेगी। तो ये है जनाब हमारी तज़किया डायरी। इसके हवाले से कोई सवाल हो? अच्छा जी, तो चले मैं फिर पूछता हूँ। तो कितने अहद हैं इसके अंदर? 8 बातें हैं। और कितने दिन प्रैक्टिस होती है उसकी? 40 दिन होती है। और इसका क्या मॉडल होता है? पहले क्या हो रहा होता है? सबसे पहले बच्चा क्या कर रहा होता है? किससे? पूरा दिन क्या करेगा फिर उसकी? और रात को बैठ के क्या करेगा? टीचर चेक करेगा ये डायरी? नहीं करेगा। ये डायरी किसके पास होगी? हाँ, कोई बच्चा ये कहे कि मैं खुद अपने टीचर को या अपने किसी दोस्त को चेक करवाना चाहता हूँ, तो वो करवा सकता है। सही हो गया? तो ये है जनाब हमारी तज़किया डायरी। इसके हवाले से कोई सवाल हो आपका? मेरे ख्याल इसकी भी अंडरस्टैंडिंग मुकम्मल हो गई है। तो मॉडल इसका आपको ये बताया कि जिस दौरान वो तज़किया डायरी चल रही है, तज़किया डायरी कहाँ पे आपने मुख्तस कर ली इसको? रमज़ान के लिए। और बाकी डायरी वो दीगर 3 महीनों के अंदर, 9 महीनों के अंदर यानी वो चल रही होगी। तो जिस दौरान हसना डायरी चल रही है, उस दौरान कौन सी ये डायरी नहीं चलेगी। तो ये दोनों अलग अलग टाइम पे, ताकि बच्चा किसी एक डायरी पर फोकस रहे। तो ये डिस्कशन हमारी यहाँ पे आके मुकम्मल हुई। और वर्कशॉप्स के अंदर आपको जैसे बताया, तो आपने अभी नोट किया है कि देखें कैसे उसको अमल की तरफ कैसे लेकर जा रहा है उसको। वो डेली जायजा ले रहे हैं, तो वो कहाँ पे लेकर जा रहा है उसको? अमल की तरफ।
वर्कशॉप से उसने नॉलेज ले ली, मोटिवेशन ले ली, और अमल की तरफ जैसे आपको बताया था, तो आपको अब अंदाजा हो गया होगा कि ये कैसे उसको अमल की तरफ लेकर जा रहा है। तो यहाँ पे आके हमारा ये सेशन मुकम्मल होता है और आप वक्फा करेंगे, और वक्फे के बाद फिर